पुस्तक 6, अध्याय 21, 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख। चरण 7। सिद्धा शूली नोंग जिदाओ चौंक गया। स्नोड्रैगन पर्वत के एक मूल्यवान गहन प्रशिक्षित शिष्य होने के नाते नोंग जिदाओ स्वाभाविक रूप से सिद्धशू से अच्छी तरह परिचित था। वह जानता था कि सिद्धशू संरचनाओं के दांव में बहुत कुशल नहीं था। वास्तव में महान क्षमता वाले अधिकांश अमर साधक संरचनाओं में अकुशल थे। वे अपना ध्यान प्रशिक्षण दाव की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, जादुई खजानों और जादुई मंत्रों पर केंद्रित करते थे। सिद्ध व्यक्ति वहां कितने समय पहले आया था? नोंग जिदाओ ने जल्दी से पूछा। अभी कुछ देर पहले, चाय बनाने में लगने वाले समय से भी कम समय में। निपुण जो आपके आने से ठीक पहले चले गए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ, डोंग फान्यू ने जल्दी से कहा। नोंग जिदाओ ने चौंककर तुरंत निर्देश दिया। याद रखना, अगर कोई और जिफू शिष्य यहाँ आए तो वे ऑक्सहॉर्न पर्वत पर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें चेतावनी जरूर देनी होगी। उन्हें ऑक्सहॉर्न पर्वत की भव्य संरचना में यूं ही प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यही वह जगह है जहां वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड की मृत्यु हुई थी। मैं निश्चित रूप से अन्य साथी शिष्यों को सूचित करूंगा, डोंग फान्यू ने तुरंत कहा। ठीक है। नोंग जिदाओ के पास आगे बोलने का समय नहीं था। वह तुरंत अपने उड़ने वाले जहाज पर सवार हो गया और आकाश में उड़कर एक बार फिर ऑक्सहॉर्न पर्वत की ओर बढ़ गया। ऑक्सहॉर्न पर्वत, G9 फायर और अन्य लोग जादुई खजानों को बांधते हुए भव्य संरचना के बाहर के क्षेत्र पर ध्यान दे रहे थे। ऊपर से वे धुंध के पार दूर वीरान जंगल को देख पा रहे थे। नोंग जिदाओ को छोड़कर पहले समूह के सभी जिफू शिष्य मारे गए हैं। हमारे जी कबीले को 2 अतिरिक्त जिफू स्तर के आत्मिक प्राणी भी मिल गए। जी ट्रूकीप उस समय एक उल्टी हुई तलवार बांधने का काम कर रहा था। तभी उसने चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ कहा। स्नोड्रैगन पर्वत की स्वेलो पर्वत शाखा में शुरू में केवल कुछ ही जिफू शिष्य थे। इतने सारे लोगों की मृत्यु के बाद मुझे लगता है कि अब कोई और दुर्जेय व्यक्ति नहीं आएगा। हाँ, नाइनफायर ने भी संतुष्ट मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हमारे जी वंश को अब उम्मीद है। दादी छाया ने भी अपनी कर्कश आवाज में आह भरी। तार्किक दृष्टिकोण से उनकी अपेक्षाएं सही थीं। ब्रेंजिया राजवंश का दिव्य दूत 2 दिनों में पहुंच सकता था। स्नोड्रैगन पर्वत की स्वेलो पर्वत शाखा समय पर सहायता के लिए कुछ और दूर की शाखाओं को आमंत्रित करने में सक्षम नहीं थी। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों से ज्यादा 40 या 50 जिफू शिष्यों को आमंत्रित किया जा सकता था, और उनमें से सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध थे जेड चाइल्ड और नोंग जिदाओ। एक मारा गया था, जबकि दूसरा भाग गया था, और कौन अंदर आने की हिम्मत करेगा? एकमात्र विकल्प मुख्य संप्रदाय को वापस रिपोर्ट करना था, लेकिन मुख्य संप्रदाय बहुत दूर था। बहुत संभावना है कि मुख्य संप्रदाय को इस मामले की खबर मिलने से बहुत पहले ही जी वंश को ग्रैंड जिया राजवंश से सुरक्षा मिल गई होगी। हम भाग्यशाली हैं कि हमें जी निंग मिला। नाइनफायर ने पास खड़े जी येचुआन की ओर देखते हुए आह भरी। येचुआन, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। येचुआन भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। निंग जैसे बेटे के साथ उसे गर्व क्यों न हो। एक बार यह क्लेश खत्म हो जाए, दादी छाया ने भारी स्वर में कहा। जी निंग निश्चित रूप से हमारे जी वंश को छोड़कर साहसिक कार्यों के लिए निकल पड़ेगा। अपनी राक्षसी प्रतिभा के बल पर मुझे लगता है कि वह किसी महाशक्ति के यहाँ शरण ले लेगा। तब तक हमें स्नोड्रैगन पर्वत से डरने की क्या जरूरत है? जी निंग का भविष्य असीमित है। जी ट्रूकीप ने भी भावुक होकर आह भरी। ये सभी जी कबीले के कुलीन लोग थे, लेकिन निंग की तुलना में उन्हें अपने बीच एक बड़ा अंतर महसूस हुआ। कोई आ रहा है, नाइनफायर अचानक चिल्लाया। क्या? तुरंत एक बड़ा शोर मच गया। सब लोग विरल काले कोहरे में देखने लगे। तभी उन्हें एक नाव आसमान में उनकी दिशा में आती दिखाई दी, जिसके ऊपर कई अमर साधक इकट्ठे थे। कौन है भाई? मैंने उनमें से किसी को नहीं देखा। मैं उन्हें नहीं पहचानता। मैं उनमें से एक को पहचानता हूँ। वह नाटा बूढ़ा हुआन वंश का एक अमर साधक है। हम दोनों एक बार मिल चुके हैं, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। नाइनफायर और बाकी लोग नाव के ऊपर कुल 8 जिफू शिष्यों को देख सकते थे, लेकिन वे उनमें से किसी का भी नाम नहीं जानते थे। केवल नाइनफायर ही उनमें से एक को पहचान पाए। ट्रूकीप ने तुरंत पूछा, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें जी निंग को बुलाना चाहिए? जी निंग अभी फॉर्मेशन में ट्रेनिंग कर रही हैं। नाइनफायर ने सिर हिलाया। और सिर्फ 8 ही आए हैं। अधीर होने की जरूरत नहीं है। उड़ती हुई नाव जमीन की ओर उतरी और गायब हो गई। नाव पर सवार 8 आकृतियां उतर गईं। कुछ ही दूरी पर उन्होंने जमीन पर एक लकड़ी का गोलाम खड़ा देखा। लकड़ी के गोलेम की आंखों में हरी रोशनी चमक उठी और वह उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगा। एक गोलेम, लू हुआंग ने जल्दी से कहा। मास्टर अंकल, मैं जाकर देखता हूँ। लू हुआंग तुरंत कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, लकड़ी का गोलेम बोल उठा। क्या आप स्नोड्रैगन पर्वत के शिष्य हैं? हाँ, लू हुआंग ने बोलते हुए सिर हिलाया, और निपुण जू और बाकी लोग भी वहां आ गए। लकड़ी के गोलेम ने पूरी आज्ञाकारी भाव से कहा, अपने गुरु नोंग जिदाओ के आदेशानुसार मैं स्नोड्रैगन पर्वत के शिष्यों के आगमन की प्रतीक्षा में यहाँ हूँ। मैं आप सभी को ये बताने आया हूँ कि मेरे गुरु नोंग जिदाओ, जेड चाइल्ड, 18 अन्य जिफू शिष्यों और 2 जिफू स्तरीय आत्मिक प्राणियों के साथ इस भव्य संरचना में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आपके पास कोई अन्य जानकारी है? निपुण जूली ने पूछा। मैं और कुछ नहीं जानता। लकड़ी के गोलेम ने अपना सिर हिलाया। क्या कोई निकला है? निपुण जूली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। क्या तुम्हें जमीन हिलती हुई महसूस हुई? लकड़ी के गोलेम ने कहा। कोई भी बाहर नहीं निकला। इससे पहले मुझे कई बार जमीन हिलती हुई महसूस हुई थी,
लेकिन अब मुझे जमीन हिलती हुई बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। निपुण शू ली और बाकी 8 के चेहरे बदल गए। कुछ संरचनाएं ध्वनि को पूरी तरह से रोक पाने में सक्षम थीं, लेकिन युद्ध से उत्पन्न कंपनों को रोकना बेहद मुश्किल था, जो धरती और कीचड़ से होते हुए बाहरी दुनिया में पहुंच जाते थे। कम से कम नश्वर श्रेणी की संरचनाओं के लिए जमीन के कंपनों को रोक पाना तो अनसुना था। शुरुआती कुछ जमीनी कंपनों से पता चलता है कि उन्होंने कई बार युद्ध किया, लेकिन आगे कोई कंपन न होना, और हमें मिली जानकारी के अनुसार डोंग ज़िकी समेत कई ज़िफू शिष्यों की जीवन पट्टिकाएं चकनाचूर हो गई हैं। सिद्धा शू ली ने धीमी आवाज में कहा, सबसे ज्यादा संभावना यही है कि वे सभी मर चुके हैं। अडेप्ट, हमें क्या करना चाहिए? बाकी सभी ने अडेप्ट जूली की ओर देखा। 7 में से कुछ लोग सड़क पर अडेप्ट जूली से टकरा गए थे, जबकि अन्य स्नोड्रैगन सिटी में इंतजार कर रहे थे। इससे पहले 19 ज़िफू शिष्य और 2 ज़िफू स्तर के आत्मा जानवर चुपचाप बिना किसी ध्वनि के इस संरचना के भीतर गायब हो गए थे। हम इसमें यूं ही प्रवेश नहीं कर सकते, निपुण जूली ने धीमी आवाज में कहा। नोंग ज़िदाओ संरचनाओं में बेहद कुशल है, मैं भी उससे कमतर हूँ। जहाँ तक जेड चाइल्ड की बात है, उसके पास एक दिव्य क्षमता है और इसलिए उसकी युद्ध शक्ति अद्भुत है। साथ ही एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में उसकी जीवन शक्ति भी बहुत प्रबल है। उन दोनों ने प्रवेश करने के लिए सेनाएं मिला लीं, और फिर भी उनके बारे में कोई खबर नहीं है। चाहे कुछ भी हो, हम संरचना में यूं ही प्रवेश नहीं कर सकते। बाकी 7 ने सहमति में सिर हिलाया। पहले मुझे बलपूर्वक इस संरचना को तोड़ने की कोशिश करने दो और देखो कि क्या मैं इसे नष्ट कर सकता हूँ। निपुण शू ली ने दूर ऑक्सहॉर्न पर्वत की ओर देखा। उसने अपना हाथ हिलाया और उसकी हथेली में एक बड़ी सील प्रकट हुई। ये बड़ी सील उसकी हथेली से उड़ गई, फिर तेजी से आकार में बढ़ती गई और देखते ही देखते 300 मीटर से भी ज्यादा लंबी एक विशाल सील बन गई। वह ऑक्सहॉर्न पर्वत के ऊपर वहीं लटकी रही। नीचे उतरो, निपुण जूली ने दूर की ओर इशारा किया। पल भर में आसपास की दुनिया रंग बदलती हुई प्रतीत हुई। जैसे ही आसपास की दुनिया काली हो गई, सूरज की तेज रोशनी मानो गायब हो गई। उस काले आसमान में कई चमकते तारे भी थे और तारों के बीच एक विशाल चमकीला चांद था। चांद के भीतर चांदनी से बनी एक विशाल हथेली उभरी, जिसने उस विशाल 300 मीटर ऊंची मुहर को जकड़ रखा था, और फिर उसने उस सील को जमीन पर पटक दिया। टकराना। ये ऑक्सहॉर्न पर्वत की तलहटी के चारों ओर छाए काले कोहरे के ठीक ऊपर जा गिरा। आसपास की धरती जोर से कांप उठी और फिर विशाल चांदनी वाला हाथ फिर से ऊपर उठा और विशाल मुहर को एक बार फिर ऊपर उठा दिया। जब नाइनफायर और अन्य लोगों ने प्रकटीकरण के माध्यम से दुनिया को बदलते देखा, तो उनके चेहरे के भाव भी बदल गए। रात के आकाश में सूर्य का चमकीला प्रकाश तारों के एक समूह में बदल गया था। वे सभी चौंक कर चिल्लाए, एक वांशियांक सिद्ध। वांशियांक सिद्ध यहाँ कैसे आ सकता है? स्नोड्रैगन पर्वत की स्वेलो पर्वत शाखा एक शाखा से ज्यादा कुछ नहीं है। इन शाखाओं में केवल ज़िफू शिष्य हैं। वांशियांक सिद्ध कैसे आ सकता है? वांशियांक सिद्ध स्नोड्रैगन पर्वत का मूल है। वे यहाँ कैसे प्रकट हो सकते हैं? ट्रू की आंखें फाड़े देखता रहा। जी कबीले का हर सदस्य पूरी तरह से हैरान था। वे इस पर विश्वास करने का साहस नहीं कर सके। जल्दी करो, सब लोग अपनी अपनी उप संरचनाओं में अपने अपने स्थानों पर जाओ। नाइनफायर ने जल्दी से आदेश दिया। अगर वह वांशियांक सिद्ध सोच रहा है कि वह सिर्फ एक विशाल मुहर का इस्तेमाल करके हमारी संरचना को बाहर से नष्ट कर सकता है, तो वह सपना देख रहा है। इतनी बड़ी दूरी पर एक वांशियांक सिद्ध भी अपनी पूरी शक्ति का ज्यादा से ज्यादा 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है। इस स्तर की शक्ति के खिलाफ अगर हम एकजुट होकर नेदरवाइम हेवनलॉक संरचना पर भरोसा करें, तो हम निश्चित रूप से पलटवार कर सकते हैं। क्या हमें जी निंग को बुलाना चाहिए? दादी छाया ने पूछा। जरूरत नहीं, लैंडविम, मेरे आदेश का पालन करो और उत्तर दिशा की ओर बढ़ो। नाइनफायर ने आदेश दिया। अभी के लिए तुम अस्थायी रूप से हमारे नेदरविम हेवनलॉक फॉर्मेशन के ड्रैगनटेल फॉर्मेशन के केंद्र के रूप में काम करोगे। हाँ, नीले कवच वाले योद्धा ने उत्तर दिया। राक्षसों को शुरू में राक्षसी शक्ति का प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन ज़िफू स्थापित होने पर उनकी ऊर्जा में मौजूद शरीर भी ज़िफू की तात्विक ऊर्जा बन जाता था। ये लैंडवम ज़िफू के चरम स्तर पर था। उसकी तात्विक ऊर्जा जी निंग से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। नीचे उतरो। दूर से निपुण जूली ने फिर से इशारा किया। विशाल चांदनी हाथ उस विशाल सील को जकड़े हुए एक बार फिर ऑक्सहॉर्न पर्वत की ओर नीचे की ओर टूटा। लेकिन इस बार अचानक एक ड्रैकोनिक गर्जना गूंजी और एक विशाल काली ड्रैकोनिक पूंछ बाहर निकली। ड्रैकोनिक पूंछ का आकार भी बहुत बड़ा था, और जैसे ही वह काले कोहरे से बाहर निकली, वह सीधे नीचे की ओर टूटती सील से टकरा गई। टकराना। विशाल सील विशाल ड्रैकोनिक पूंछ से टकराए। ड्रैकोनिक पूंछ थोड़ी कांपी, लेकिन टिकी रही। एक काली ड्रैकोनिक पूंछ। सिद्ध शू ली ने भौहें चढ़ाईं, और यह वास्तव में मेरे प्रकटीकरण को रोकने में सक्षम है। एक अमर साधक जादुई खजानों से हमला करने के लिए जिस दूरी तक पहुंच सकता था, उसकी सीमाएं थीं। वे जितनी दूर से हमला करते, उनकी शक्ति उतनी ही कम होती। वांशियांक सिद्ध लंबी दूरी के हमले करने के लिए अपने असंख्य प्रकटीकरणों पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से उनकी शक्ति निकट क्षेत्रीय युद्ध की तुलना में बहुत कम होती। उदाहरण के लिए, जब सिद्ध शियाओ बेईज़िशान को भागने से रोकना चाहता था, तो वह बहुत दूर से ही बेईज़िशान के कीट शरीर को पकड़ने के लिए अपना प्रकटीकरण उत्पन्न करने में सक्षम हो गया था। ये कौन सी रचना है? सिद्ध शू ली ने भौहें चढ़ाईं। कुछ ज़िफू शिष्य इस रचना पर भरोसा करके मेरे प्रकटीकरण को रोकने में सक्षम हैं। ये रचना, अपने ज्ञान के बावजूद वह भी इस संरचना को पहचानने में सक्षम नहीं था। पास खड़े 7 ज़िफू शिष्यों के चेहरों पर उलझन और घबराहट के भाव थे।
कोहरे से निकली वह ड्रैकोनिक पूंछ। ये कौन सी संरचना थी? नाइनफायर और अन्य लोगों ने उस संरचना द्वारा निर्मित नेदरवाइम पर भरोसा करके विशाल सील के प्रहार का प्रतिरोध किया था। फिर भी उन्हें लगा कि ऐसा करना एक बहुत ही कठिन काम था। मुझे आश्चर्य है कि जी निंग का प्रशिक्षण कैसा चल रहा है। हो सकता है कि वह किसी नाजुक मोड़ पर हो। नाइनफायर बेचैन होकर निंग को बुलाना चाहता था, लेकिन उसे ये भी चिंता थी कि वह निंग के ध्यान में खलल डाल देगा। संरचना के भीतर हर जगह काली ऊर्जा बह रही थी। निंग कमल मुद्रा में बैठा था, यिन और यांग रूपांतरण के जटिल रहस्यों में पूरी तरह से डूबा हुआ। वह लगातार प्रयोग करता रहा और अपनी समझ बढ़ाता गया और अपने प्रशिक्षण में पूरी तरह से खो जाने के स्तर तक पहुंच गया। उसने विशालकाय सील के जमीन से टकराने से पहले हुए झटकों पर भी ध्यान नहीं दिया। जहां तक नाइनफायर और अन्य लोगों की बात है, जिस विशालकाय नेदवम को वे नियंत्रित कर रहे थे, वह निंग के आसपास के क्षेत्र में उसकी रक्षा कर रहा था। यिन यांग के बिना नहीं हो सकता, यांग यिन के बिना नहीं हो सकता। सबसे ताकतवर ड्रैगन को भी पछतावा होता है। हर शिखर के बाद एक घाटी होती है। केवल जब यिन और यांग एक दूसरे में रूपांतरित होते हैं, तभी वे एक चक्र में एक दूसरे को अंतहीन रूप से उत्पन्न कर सकते हैं। निंग को अचानक समझ आ गया। उसकी पीठ पर दिव्य सूर्य टैटू और दिव्य चंद्र टैटू अचानक चमक उठे। वह अथाह दूरी से, अनगिनत विमानों से अलग, उन दो विशाल तारों को महसूस कर सकता था। चंद्र तारा और सौर तारा। दोनों ने तुरंत चंद्र सत्य जल और सौर सत्य अग्नि की लहरें नीचे भेजीं, जो अनगिनत विमानों और अनगिनत शून्यों को भेदती हुई सीधे निंग पर उतरीं। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आसपास का क्षेत्र तुरंत आग और पानी की दुनिया में बदल गया। अग्नि और जल की विशाल पंखुड़ियां एक फूल की कली में बदल गईं, जिसने निंग को पूरी तरह से अपने भीतर ढंक लिया। चंद्र सत्यजल और सौर सत्य अग्नि के केंद्र में अग्नि और जल की एक विशाल मात्रा प्रकट हुई, जिससे एक विशाल फूल का निर्माण हुआ, जिसने निंग को पूरी तरह से घेर लिया, जो अब फूल के भीतर पुनकेसर की तरह था। यहाँ तक कि दूर बैठे सिद्धशूली और उनके जिफू शिष्यों का समूह भी दूर से देख सकता था कि घने कोहरे के बीच से एक विशाल फूल निकल रहा है, जिसकी पंखुड़ियों के सिरे काले कोहरे के ऊपर मुश्किल से ही फैले हुए हैं। पुस्तक 6, अध्याय 22, पृथ्वी श्रेणी जादुई खजाना। यह क्या है? स्नोड्रैगन पर्वत के 7 जिफू शिष्यों ने फूल की पंखुड़ियों की नोकों को आश्चर्य से देखा, जो दूर काले कोहरे के पार फैली हुई थीं। पंखुड़ियों की नोकों से ही वे कल्पना कर सकते थे कि पूरा फूल कितना विशाल होगा। जी कबीला क्या कर रहा है? सिद्धजू, जी कुल। जिफू के सभी शिष्यों ने सिद्धजूली की ओर देखा, जिन्होंने भौहें चढ़ाकर उत्तर दिया, यह एक विशाल फूल होना चाहिए, जिसकी पंखुड़ियां या तो आग जैसे लाल रंग की हों या पानी जैसे नीले रंग की। यह अग्नि और जल से बना होना चाहिए। वे इस दूरी से, केवल काले कोहरे से निकलते फूल के सिरों को घूरकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। मुझे कुछ कोशिश करने दो। निपुण जू ने दूर की ओर इशारा किया। नीचे उतरो। वह विशाल चांदनी हाथ एक बार फिर घने काले आकाश में लटके चमकते चांद से निकला। उसने विशाल 300 मीटर लंबी सील को पकड़ लिया और पंखुड़ी की ओर नीचे की ओर टूट पड़ा। तुरंत एक अजगर का शरीर काले कोहरे से बाहर निकला और उस विशाल सील के प्रहार को झेला। एक धमाके के साथ काला ड्रैकोनिक रूप कांप उठा, लेकिन प्रहार को सहने में कामयाब रहा। वे एक दल में छिपे हुए हैं। पास से मैं उस ड्रैकोनिक शरीर को एक ही सील के वार से चकनाचूर कर दूंगा। निपुण जू ने अपना सिर हिलाया। गठन के भीतर जी नाइनफायर बेहद घबरा गया। उसने मन ही मन संदेश भेजा। जी निंग इस समय अपने प्रशिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। वह वांशियांग सिद्ध अपनी अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल करके हमला करना चाहता है। चाहे कुछ भी हो, हमें उसे रोकना ही होगा। जी ट्रूकीप, ग्रैनी शैडो और बाकी सभी जानते थे कि निंग ही उनके जी कुल की भविष्य की आशा है। वे किसी को भी निंग के प्रशिक्षण में खलल डालने की इजाजत कैसे दे सकते थे? उसने आग और पानी का एक फूल बनाया। जी निंग क्या कर रहा है? हालांकि नाइनफायर उस फूल को भांप सकता था, फिर भी वह उलझन में था। ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग के पास पहले से ही जलज्वाला कमल तकनीक थी। क्या निंग इस समय दाव की समझ हासिल कर रहा था, या वह अपनी तकनीकों का प्रशिक्षण ले रहा था? आग और पानी का एक विशाल फूल 300 मीटर से अधिक ऊंचा निंग को पूरी तरह से घेरे हुए था। इसका मूल चंद्र सत्य जल और सौर सत्य अग्नि से बना था, जिसने बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा और चंद्र शक्ति को सक्रिय और आमंत्रित किया, जिससे निंग का शरीर भर गया। निंग के दिव्य टैटू के मार्गदर्शन में इसने निंग के दिव्य शरीर को स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे विकसित होने दिया। हर एक तंड, मांसपेशी, हड्डी, यहाँ तक कि हर अंग की हर एक कोशिका इस शक्ति को बेतहाशा निगल रही थी। 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख। सामान्यतः एक चरण आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को धीरे धीरे शक्ति संचित करनी होती है और फिर उसे पार करना होता है। उदाहरण के लिए, चौथे से 5वें चरण तक या 5वें से 6ठे चरण तक व्यक्ति को धीरे धीरे प्रशिक्षण लेना और शक्ति संचित करनी होती है। लेकिन 6ठे चरण से 7वें चरण तक विभिन्न क्षेत्रों के बीच एक बड़ी छलांग थी। दिव्य शरीर गुणात्मक स्तर पर बदल जाएगा, और इसलिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी वह अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक थी। वास्तव में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी वह उस मात्रा से भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक रूप से विशाल थी जो निंग ने लगभग 5 वर्षों में अर्जित की थी, जब वह चौथे चरण से 6ठे चरण तक आगे बढ़ा था। ये फिंगर्ड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक का सबसे कठिन प्रशिक्षण था। निंग ने अब तक अपना स्वयं का रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन भी विकसित कर लिया था, और फिर भी वह आज ही 7वें चरण तक पहुंच पाया। सबसे कठिन तकनीक, सबसे गहन रहस्यमय तकनीक। लेकिन इस चरण को पार करने और आगे बढ़ने पर
व्यक्ति को 2 उच्च सर्वोच्च नक्षत्रों सौर तारे और चंद्र तारे से सहायता प्राप्त होगी। वे अपनी सौर सत्य अग्नि और चंद्र सत्य जल को नीचे भेजकर प्रचुर मात्रा में शक्ति प्राप्त करेंगे, जिससे दिव्य शरीर की शक्ति में तेजी से वृद्धि होगी। हुश, जल और अग्नि का विशाल पुष्प पारभासी हो गया। धीरे धीरे खिलता हुआ एक युवक का नग्न रूप प्रकट हुआ, जिसका शरीर अतुलनीय रूप से रत्नजड़ित और बिल्कुल बेदाग था। यह निंग था। निंग के शरीर पर तुरंत ही फर के कपड़ों की एक परत उभर आई, जो उसके कवच जैसे जादुई खजाने से बनी थी। निंग के चेहरे पर एक मुस्कान की झलक थी। वह आखिरकार 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 7वें चरण में पहुंच गया था। वह अपने शरीर के भीतर उमड़ती दिव्य शक्ति और उसमें समाहित अपार अनंत जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। उसका शरीर रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म ले सकता था। आखिरकार मैं सचमुच दिव्य क्षमताओं का उपयोग कर सकती हूँ। निंग के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। एक फेंट कोड बॉडी रिफाइनर को दिव्य क्षमताओं को मुक्त करने के लिए ज़िफू स्तर तक पहुंचना पड़ता था। विंडविंग इवेजन तकनीक ज्यादातर कौशल और तकनीक का मामला थी और इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ एलिमेंटल की ऊर्जा से ही किया जा सकता था। फिर भी दिव्य क्षमताएं तो दिव्य क्षमताएं ही थीं और इसलिए उन्हें बढ़ावा देने के लिए दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करने पर ही वे सचमुच दिव्य होती और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करती। इससे पहले निंग एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में केवल चरम जियांटियन स्तर पर था, जबकि उसकी एलिमेंटल की ऊर्जा संरचना के भीतर चरम ज़िफू स्तर से कहीं ज्यादा थी। यह अंतर बहुत ज्यादा था। यही वजह थी कि उसने विंडविंग इवेजन करने के लिए अपनी एलिमेंटल की का इस्तेमाल किया था। हालांकि अब वह 7वें चरण में पहुंच ही गया था। उसने ऐसा नंबर 1 फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक का इस्तेमाल करके किया था। निंग किसी भी सामान्य अंतिम चरण वाले ज़िफू शिष्य फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर से कमजोर नहीं था। जेड चाइल्ड की तुलना में निंग ने सोचा, मेरा वर्तमान दिव्य शरीर शायद उसके मुकाबले एक स्तर कमजोर है। उसके पास दिव्य क्षमता थी, स्वर्गीय परिवर्तन, जबकि मेरे पास दिव्य क्षमता है, विंडविंग इवेशन। मेरे पास रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन, डार्कनॉर्थ स्वॉर्ड्स भी हैं। अगर हम फिर से लड़ें तो भी मैं उसे मार डालूंगा, भले ही हम आमने सामने लड़ें। निंग को खुद पर पूरा भरोसा था। विंडविंग इवेजन हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन की तुलना में एक बहुत ही अलग तरह की दिव्य क्षमता थी। दोनों के अपने अपने फायदे थे। हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन शक्ति और गति के मामले में तो उत्कृष्ट था, लेकिन चपलता में थोड़ी कमी थी। जहां तक विंडविंग इवेजन की बात है, इसमें गति और चपलता दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। जी निंग, उसके कानों में एक आवाज गूंजी। कुलपति, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी आओ, नाइनफायर ने घबराकर आवाज लगाई। निंग के सामने काले कोहरे में एक गलियारा दिखाई दिया और जैसे ही निंग तेजी से उसमें से गुजरा, वह एक रोशनी की किरण में बदल गया। कुलपति नाइनफायर, यिचुआन और सफेद वस्त्रधारी युवती के रूप में परिसारस सभी वहां खड़े थे। कुलपति, जब निंग काले कोहरे में गलियारे से बाहर निकला तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि कुलपिता और उसके पिता जरा भी उत्साहित नहीं दिख रहे थे, बल्कि उनके चेहरों पर बहुत उदासी थी। यह क्या है? निंग ने पूछा। नाइनफायर ने धीमी आवाज में कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि ज़िफू शिष्यों और जेड चाइल्ड के उस समूह को मारने के बाद हम इस संकट से बच पाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्नोड्रैगन पर्वत ज़िफू शिष्यों का एक और समूह भेजेगा, जिसमें एक वांशियांक सिद्ध भी शामिल होगा। वांशियांक सिद्ध? निंग चौंक गया। वांशियांक सिद्ध कैसे हो सकता है? स्नोड्रैगन पर्वत की स्वेलो पर्वत शाखा इतने कम समय में वांशियांक सिद्ध को कैसे आमंत्रित कर पाए? क्या हम स्नोड्रैगन पर्वत के मुख्य संप्रदाय से बहुत दूर नहीं हैं? मुझे नहीं पता। नाइनफायर ने अपना सिर हिलाया। यिचुआन ने भी गंभीरता से कहा, कोई बात नहीं, यह वांशियांक सिद्ध पहले ही आ चुका है। इसकी शक्ति बहुत भयानक है। इससे पहले इसने अपनी अभिव्यक्ति का इस्तेमाल एक विशाल मुहर से हमला करने के लिए किया था। नेदरवाइम हेवनलॉक संरचना पर निर्भर होने के कारण हम मुश्किल से इसका सामना कर पाए। निंग का चेहरा भी गंभीर हो गया। एक प्रकटीकरण, एक ऐसा प्रकटीकरण जिसका नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन बड़ी मुश्किल से विरोध कर पाया। उस वांशियांक सिद्ध का नाम जूली होना चाहिए। पास खड़ी श्वेत वस्त्रधारी युवती ने अचानक कहा। निंग, नाइनफायर और यिचुआन सभी ने परी क्रेन की ओर देखा। श्वेत वस्त्रधारी युवती ने कहा, मैंने कई वर्षों तक नोंग जिदाओ का अनुसरण किया और एक बार इस शूली से मेरी मुलाकात हुई। स्नोड्रैगन पर्वत में सिद्ध शूली एक दुर्जेय व्यक्ति हैं। वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनकी तुलना जेड चाइल्ड से की जा सके। स्नोड्रैगन पर्वत में जेड चाइल्ड की स्थिति काफी साधारण थी और अपनी दिव्य क्षमता का उपयोग करके भी वह किसी प्रारंभिक वांशियांक सिद्ध के समान ही था। सिद्ध शूली 60 साल से भी ज्यादा समय पहले वांशियांक सिद्ध बने थे। सफेद वस्त्रधारी युवती ने कहा, वह एक की शोधक हैं और जिस तकनीक का वह प्रशिक्षण लेते हैं वह निश्चित रूप से स्नोड्रैगन पर्वत पर उपलब्ध सर्वोत्तम तकनीकों में से एक है। हालांकि उनकी प्रशिक्षण गति धीमी है, लेकिन उनकी मौलिक की अत्यंत शुद्ध है। 60 साल बाद वह वांशियांक सिद्धों के लिए कम से कम मध्य स्तर पर तो होंगे ही। इसके अलावा स्नोड्रैगन पर्वत के वांशियांक सिद्ध के रूप में उसके पास निश्चित रूप से एक पृथ्वी श्रेणी का जादुई खजाना है। नश्वर श्रेणी के जादुई खजानों और पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजानों में गुणात्मक अंतर होता है। शक्ति का अंतर भी बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा दाव की उसकी समझ भी निश्चित रूप से जेड चाइल्ड से कहीं बेहतर है। हालांकि जेड चाइल्ड के पास एक दिव्य क्षमता थी, लेकिन उसके पास पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। यह उसके और सिद्धजू के बीच एक बुनियादी अंतर है। अगर सिद्धजू जेड चाइल्ड को मारना चाहता तो ये बहुत आसान होता।
बोलने के बाद सफेद वस्त्रधारी युवती फिर नहीं बोली। नाइनफायर और यिचुआन ने एक दूसरे को देखा। इससे पहले जब वे घबराए हुए थे तो सफेद वस्त्रधारी युवती ने एक शब्द भी नहीं कहा था। हालांकि जब निंग प्रकट हुआ तो सफेद वस्त्रधारी युवती ने सिद्ध जू के बारे में कुछ जानकारी दी थी। स्पष्ट रूप से ये सफेद वस्त्रधारी युवती पूरे जी कुल के बजाय निंग के अधीन महसूस कर रही थी। कम से कम मध्य स्तर के वांशियांक सिद्ध स्तर पर पृथ्वी स्तरीय जादुई खजाना दाव की अंतर्दृष्टि। निंग ने सोचा वह कोई नासमझ बच्चा नहीं था जो कुछ भी नहीं समझता। जलीय संपदा में इतने सारे जादुई खजाने देखने के बाद निंग अच्छी तरह जानता था कि विभिन्न स्तरों पर जादुई खजानों की शक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने और नश्वर श्रेणी के जादुई खजाने के बीच शक्ति में एक मौलिक अंतर था। जैसा कि युवती ने कहा था, यदि निपुण जू जेड चाइल्ड को मारना चाहता तो यह आसान होता। जी निंग। नाइनफायर का चेहरा चिंता से लाल हो गया था। उसने व्याकुल होकर कहा, हमने पहले कभी किसी वांशियांक सिद्ध के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। हमने सिर्फ उनके साथ युद्ध की किंवदंतियां सुनी हैं। वांशियांक सिद्ध निश्चित रूप से जिफू शिष्यों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। वांशियांक सिद्ध जिफू शिष्यों को उतनी ही आसानी से मार सकते हैं जितनी आसानी से हम जियांटियन जीवों को मारते हैं। पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने, हमने उनके बारे में सिर्फ सुना है लेकिन उनकी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कभी नहीं किया है। तुम्हें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमारे 10,000 तलवारों वाले शहर का आधिकारिक आदेश तुम्हारे पास है और तुम्हारे पास ट्रेसलेस तावीज भी है। याद रखना, अगर स्थिति गंभीर होने लगे तो तुरंत भाग जाना। निंग दंग रह गया। भाग जाना? जब तक आप बच निकलते हैं जी कबीला निश्चित रूप से फिर से उठेगा और अधिक ऊंचाइयों तक। नाइनफायर ने निर्देश दिया। निंग बेचैन था। उसे खतरे का अस्पष्ट आभास हो रहा था। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि आमतौर पर खतरे का सामना करते समय उसे एक अस्पष्ट चेतावनी का एहसास होता था। वांशियांक निपुण निंग को भी इससे लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। याद रखो, तुम्हें खुद को जोखिम में नहीं डालना है। नाइनफायर ने निंग की तरफ देखा और यिचुआन ने भी चिंता से अपने बेटे की तरफ देखा। मैं समझ गया। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। यह वांशियांक सिद्ध, मैं बहुत सावधान रहूंगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुरंत भाग जाऊंगा। ठीक है। नाइनफायर ने सिर हिलाया। गठन के बाहर स्नोड्रैगन पर्वत के अमर साधक दूर काले कोहरे में लिपटे ऑक्सहॉर्न पर्वत की ओर देख रहे थे। फूलों की पंखुड़ियों के सिरे अब तक गायब हो चुके थे। अडेप्ट जू, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें यहाँ बस इंतजार करना और देखना है? जिफू के सभी शिष्य निपुण जू की ओर देखने लगे, उसके आदेश की प्रतीक्षा में। निपुण जू दूर तक देखता रहा। उसकी आंखों में एक ठंडी नजर थी। उसने एक ही ठंडे शब्द कहे, रुको। जेड चाइल्ड और नोंग जिदाओ दोनों ही असफल रहे थे। हालांकि उनकी और उनकी शक्ति में बहुत अंतर था, फिर भी उन्हें सतर्क रहना था। वह अच्छी तरह जानते थे कि यह संरचना बेहद अजीब थी। हालांकि वह बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी वह लापरवाही से प्रवेश नहीं कर सकते थे। सबसे बुरी स्थिति में वे इस मौलिक अयस्क खदान को छोड़ सकते थे। मास्टर अंकल जू, मास्टर अंकल जू। दूर से आती रोशनी की एक किरण उनकी ओर चमकी। जूली ने देखने के लिए अपना सिर उठाया। वहां एक फर पहने आदमी था जो प्रकाश की उस रेखा के ऊपर सवार था। प्रशिक्षु भतीजा जिदाओ। शूली के चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता के भाव उभर आए। वह जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। उस दल में शामिल हुए सभी लोगों में से नोंग जिदाओ ही वह व्यक्ति था जिसकी शूली को सबसे ज्यादा परवाह थी। नोंग जिदाओ दल बदल में भी माहिर था और उसे इस दल का अनुभव भी था। वह बिल्कुल वही था जिसकी शूली को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। मास्टर अंकल जू, नोंग जिदाओ ने जल्दी से कहा, मुझे डर था कि आप पहले ही फॉर्मेशन में शामिल हो चुके होंगे। सौभाग्य से आप नहीं हुए। क्या? शूली ने नोंग जिदाओ की तरफ देखते हुए भौहें चढ़ाईं। क्या ये संरचना सचमुच इतनी डरावनी है? पुस्तक 6, अध्याय 23, मुहर लगाना। नोंग जिदाओ ने जल्दी से कहा, यह भव्य संरचना नेदरवाइम हेवनलॉक संरचना के नाम से जानी जाती है। यह एक पौराणिक संरचना है। हालांकि जी कुल के पास इस संरचना का केवल सरलीकृत नश्वर श्रेणी संस्करण ही है, यह निश्चित रूप से नश्वर श्रेणी की सबसे उत्कृष्ट संरचनाओं में से एक है। इस तकनीक की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। ये कुछ पृथ्वी श्रेणी की संरचनाओं से कम नहीं है। अगर गुरु चाचा जू आप इसमें प्रवेश करते तो आप इसके भीतर फंस जाते। सौभाग्य से आप इसमें प्रवेश नहीं कर पाए। क्या यह इतना आश्चर्यजनक है? निपुण जू चौंका। एक सर्वोच्च नश्वर श्रेणी का गठन जो किसी पृथ्वी श्रेणी के गठन से कमजोर नहीं था। निपुण जू अच्छी तरह जानता था कि इस तरह के गठन का मूल्य शायद उसके उस जादुई खजाने यानी उसके हाथ में पकड़ी हुई विशाल मुहर से कम नहीं था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बस देखते रहो कि जी कबीला लगातार देरी कर रहा है। जिफू के सभी शिष्य चिंतित होकर प्रश्न पूछने लगे। नोंग जिदाओ ने कहा, अगर मैं पहले ही प्रवेश नहीं कर चुका होता तो मुझे भी पता नहीं चलता। हालांकि चूंकि मैं पहले ही नेदरवम हेवनलॉक संरचना में काफी समय बिता चुका हूँ, इसलिए मैंने इसका विश्लेषण करने में काफी समय बिताया है और कुछ अंतर्दृष्टियां प्राप्त की हैं। ठीक है, चलो अधीर न हो। पहले मुझे काले कोहरे की संरचना को तोड़ने दो। नोंग जिदाओ तुरंत आगे बढ़ा और निपुण जू उसके ठीक पीछे था। निपुण जू जिफू शिष्यों के इस समूह में नोंग जिदाओ को सबसे उपयोगी मानता था। वह एक संरचना विशेषज्ञ था। स्वाभाविक रूप से उसे नोंग जिदाओ की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। काले कोहरे से घिरी यह संरचना एक साधारण संरचना है। नोंग जिदाओ हंसा।
इससे पहले जब मैं इसमें घुसा था तो मैं इसे तोड़ने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इसे तोड़ने ही वाला था मैं नेदरवाइम हेवनलॉक संरचना में फंस गया। सही। नोंग जिदाओ ने पूरे ऑक्सहॉर्न पर्वत को घेरे हुए काले कोहरे को ध्यान से देखा। अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो एक ध्वज उस दिशा में 300 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ये कहते हुए उसके हाथ में एक फ्लाई विस्क आ गया। उसने उसे घुमाया और उसकी 3000 सफेद लड़ियां तुरंत बाहर निकल आईं, तेज गति से दूर की ओर घूमती हुई। स्वूश! तुरंत एक संरचना का झंडा उखड़ गया और पूरे ऑक्सहॉर्न पर्वत को ढंकने वाला काला कोहरा छट गया। ऑक्सहॉर्न पर्वत पर सूर्य की रोशनी पड़ी, जिससे एक विशाल काला अजगर दिखाई दिया जो उस समय उसके चारों ओर कुंडली मारे बैठा था। काले अजगर के विशाल शरीर से एक धुंधली, काली, अधोलोक जैसी आभा निकल रही थी, लेकिन जिस क्षेत्र तक यह आभा फैली हुई थी वह उस क्षेत्र से कहीं छोटा था जो पहले काले कोहरे से घिरी हुई संरचना से ढका हुआ था। ऑक्सहॉर्न पर्वत के ऊपर निंग, नाइनफायर और बाकी सभी के चेहरे पर गंभीरता थी। जैसे ही उन्होंने नोंग जिदाओ को आते देखा उन्हें एहसास हो गया कि स्थिति अब गंभीर हो गई है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नोंग जिदाओ, जो साफ तौर पर भाग गया था, एक बार फिर प्रकट होगा। नोंग जिदाओ उस दल में आ चुका था और उसे इस दल का काफी अनुभव था, और अब उसने बाहर से ही उनके काले कोहरे से भ्रमित दल को आसानी से हरा दिया। नोंग जिदाओ वापस क्यों आया है? नाइनफायर की आंखें आक्रोश और अविश्वास से भरी थीं। नोंग जिदाओ की उपस्थिति के बिना, भले ही यह निपुण जू शक्तिशाली है, जैसे ही वह नेदरवम हेवनलॉक संरचना में प्रवेश करेगा वह अंदर फंस जाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। नोंग जिदाओ, चीजें इस तरह कैसे खत्म हो गईं? जी कबीले के सभी सदस्य उन्मत्त और दुखी थे। निंग के दिल में भी नफरत भर गई। नोंग जिदाओ का आना मानो अडेप्ट जू को पंखों वाला बाग बना देने जैसा था। नोंग जिदाओ और निपुण जू नेदरवाइम को घूरते हुए देखा, जो दूर ऑक्सहॉर्न पर्वत के ऊपर कुंडली मारकर बैठा था। वह विशाल काला ड्रैगन नेदरवाइम है जो नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन द्वारा निर्मित है। नोंग जिदाओ ने कहा। नेदरवाइम, निपुण जू ने ऑक्सहॉर्न पर्वत पर कुंडली मारे बैठे विशाल काले ड्रैगन को देखा, फिर थोड़ा सा सिर हिलाया। नोंग जिदाओ ने आगे कहा, नेदरवम हेवनलॉक संरचना का एक दूसरा भ्रामक प्रभाव भी है। इससे निकलने वाला नेदर फॉग भी एक प्रकार की भ्रामक संरचना है। पूरे नेदरवम हेवनलॉक संरचना को तोड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे भी नहीं पता कि इसे तोड़ने में मुझे कितना समय लगेगा। निपुण जू ने भौहें चढ़ाईं। तुम भी इसे तोड़ नहीं सकते? हालांकि सिर्फ नेदर फॉग को तोड़ना ज्यादा आसान है। मैं ऐसा कर सकता हूँ। नोंग जिदाओ हंसा। मास्टर अंकल, अधीर मत होइए। नेदरवाइम और नेदर फॉग दो अलग अलग हिस्से हैं। नेदरवाइम का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जाता है, जबकि नेदर फॉग का इस्तेमाल दुश्मनों को फंसाने के लिए किया जाता है। हालांकि मैं पूरे नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन को तोड़ने में असमर्थ हूँ, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा समय दें और मेरी मदद करें मास्टर अंकल, तो मैं नेदर फॉग को खत्म कर सकता हूँ। निपुण जू ने आश्चर्यचकित होकर प्रसन्नता से कहा। नीदर कोहरे को गायब कर दें? इस भयावह संरचना की सुरक्षा के बिना अगर जी कबीले को मेरे खिलाफ सीधे लड़ने के लिए नेदरवाइम पर निर्भर रहना पड़ा तो वे निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। निपुण जू को जिफू के कुछ शिष्यों से कैसे डर लग सकता था? उसने पहले अंदर जाने की हिम्मत इसलिए नहीं की क्योंकि उसे इन संरचनाओं से निपटने का पूरा भरोसा नहीं था। नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन में कुल 5 घटक संरचनाएं हैं। इस विस्मयकारी फॉर्मेशन के भी 5 घटक हैं। नोंग जिदाओ ने कहा। इससे पहले हम ड्रैगन क्लॉ फॉर्मेशन में प्रवेश कर चुके हैं। मुझे ड्रैगन क्लॉ फॉर्मेशन की कुछ गहन बारीकियों की जानकारी पहले ही मिल चुकी है। हालांकि जेड चाइल्ड उतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन आपकी शक्ति से गुरु चाचा, जब तक आप अपने पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने उस विशाल मुहर का उपयोग करते रहेंगे, आप जमीन के भीतर तात्विक स्पंदन को बाधित कर पाएंगे और निचले कोहरे को दूर कर पाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। निपुण जू बहुत खुश हुआ। यद्यपि वह एक शौकिया था, फिर भी वह इस सिद्धांत को समझता था कि कैसे संरचनाएं स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को सक्रिय करने पर निर्भर करती हैं। अगर किसी संरचना विशेषज्ञ ने किसी संरचना की आंतरिक कार्यप्रणाली की बारीकियों को समझ लिया होता तो कुछ क्षेत्रों में कुछ तकनीकों को लागू करके पूरी संरचना की कार्यप्रणाली को बाधित किया जा सकता था। नोंग जिदाओ नेदरवाइम को नष्ट तो नहीं कर पाया, लेकिन वह नेदर फॉग को बाधित करने में सक्षम था। गुरु चाचा, नोंग जिदाओ हंसा। जब मैं पाताल कोहरे को तोड़ दूंगा तो जी कबीला हमारा सीधा सामना करने को मजबूर हो जाएगा। जी कबीला बहुत कमजोर है। मुझे डर है कि वे तुरंत भाग जाएंगे। हमारा अंतिम लक्ष्य 10,000 तलवारों वाले शहर का आधिकारिक आदेश प्राप्त करना है जो उनके पास है। अगर वे भागना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम पहले ऑक्सहॉर्न पर्वत के चारों ओर एक भव्य सीलिंग संरचना स्थापित करें। ये सुनकर निपुण जू ने सिर हिलाया। आपके विचार बहुत सूक्ष्म हैं। स्वूश! निपुण जू तुरंत प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया तथा ऑक्सहॉर्न पर्वत के संपूर्ण आधार के चारों ओर एक भव्य संरचना स्थापित करते हुए उड़ता हुआ चला गया। गड़गड़ाहट! साफ पानी की लहरों जैसा दिखने वाला प्रकाश का एक अवरोध अचानक उभर आया। प्रकाश के इस विशाल अवरोध ने पूरे ऑक्सहॉर्न पर्वत को ढक लिया, मानो उसके ऊपर एक विशाल गुंबद हो। सिर्फ हवा ही नहीं, जमीन भी प्रकाश के अवरोध से ढकी हुई थी। पूरी दुनिया को सील कर दिया गया था। यह एक भव्य सीलिंग संरचना थी। निंग, नाइनफायर और ऑक्सहॉर्न पर्वत के ऊपर मौजूद अन्य लोगों ने जब देखा कि प्रकाश का विशाल अवरोध कहीं से प्रकट हो गया है जो ऑक्सहॉर्न पर्वत को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग कर रहा है, तो उन सभी के चेहरों पर बेहद बदसूरत भाव थे। एक भव्य सीलिंग संरचना, नाइनफायर ने भारी स्वर में कहा। इसके अलावा निपुण जू ने इसे स्वयं स्थापित किया था।
इस भव्य सीलिंग संरचना को भेदना संभवतः केवल निपुण जू के बराबर शक्ति वाला ही सक्षम है। ठीक है, दादी छाया की आंखों में भी निराशा की झलक थी। हम जा नहीं पाएंगे, ट्रूकीप ने धीरे से कहा। हमारी ताकत के रहते हम सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाएंगे। भागने की कोई जगह नहीं है, तो चलो लड़ते हैं। चलो इस वांशियांक सिद्ध से लड़ते हैं। यिचुआन ने भी सिर हिलाया। शुरू में तो मैंने सोचा था कि हम इस मुसीबत से बच गए हैं, लेकिन एक वांशियांक सिद्ध आ गया। हमारे जी कुल को गर्व होना चाहिए। हमने एक वांशियांक सिद्ध को हमारे साथ समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया है। जी निंग, याद रखना, अगर तुम्हें निपुण जू से लड़ते समय बुरा लगे तो तुम्हें तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। नाइनफायर ने निंग की ओर देखा। तुम हमारे जी वंश की भविष्य की आशा हो, इसे याद रखना। दादी छाया ने निंग की ओर देखा। ट्रूकीप और आहजिंग ने भी निंग की ओर देखा। उसके पिता यिचुआन ने भी उसे हिदायत दी, कोई मूर्खतापूर्ण काम मत करना। इस पल निंग अपने बड़ों की निराशा को महसूस कर सकता था। जब भव्य सीलिंग संरचना प्रकट हुई तो यह इस बात का प्रतीक था कि जी कबीले के पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं थी। केवल वही जिसके पास ट्रेसलेस तावीज था बच निकलने में सक्षम था। बाकी लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, निंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। जूली। निंग ने नीचे की ओर देखा। गहरे कोहरे में दूर खड़े सिद्ध जू और नोंग जिदाओ को घूरते हुए उसकी निगाहें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। एक वांशियांक सिद्ध, मैं देखना चाहता हूं कि वांशियांक सिद्ध कितना शक्तिशाली होता है। निंग का दिल अब इस वांशियांक सिद्ध को मारने की इच्छा से भर गया था, जो जी वंश के लिए एक बड़ा खतरा था। मारो मारो मारो। ऑक्सहॉर्न पर्वत के आधार पर निपुण जू, नोंग जिदाओ और अन्य सभी भव्य सीलिंग बैरियर के भीतर थे। एक और बात है जिसके बारे में मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए, मास्टर अंकल, नोंग जिदाओ ने कहा। ओह, निपुण जू ने उसकी ओर देखा। नोंग जिदाओ ने आगे कहा, जी वंश में केवल कुछ ही जिफू शिष्य हैं, जिनमें से अधिकांश चिंता के योग्य नहीं हैं। केवल एक व्यक्ति है जिससे हमें सावधान रहना चाहिए, वह है जी वंश का राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति, जी निंग, जो केवल 16 वर्ष का है। 16? हमें उससे सावधान रहना होगा। निपुण जू हैरान रह गया और अन्य जिफू शिष्य भी अतुलनीय रूप से आश्चर्यचकित थे। हाँ, नोंग जिदाओ ने गंभीरता से कहा, उसकी शक्ति बहुत भयानक है। इससे पहले हम 19 जिफू शिष्यों ने 2 जिफू स्तरीय आत्मिक प्राणियों के साथ प्रवेश किया था। दरअसल अपनी ही संरचना पर भरोसा करके हम उस नेदरवाइम से लड़ने में सक्षम थे। जी कबीला हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन अंत में जी निंग ने हमला कर दिया। वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। हमारे सभी साथी शिष्य, जिनमें वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड भी शामिल थे, जी निंग के हाथों मारे गए। नोंग जिदाओ ने कहा, वह सिर्फ 16 साल का है, उसने जेड चाइल्ड को मार डाला। निपुण जू घूरा। स्नोड्रैगन माउंटेन में इस जैसा कोई राक्षस नहीं था। अन्य जिफू शिष्य भी चकित थे। इस जी कबीले जैसे स्थानीय कबीले में ऐसी राक्षसी प्रतिभा कैसे प्रकट हो सकती है? एक बार जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, नोंग जिदाओ ने भारी स्वर में कहा। जी निंग एक की रिफाइनर और एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में दोहरी ट्रेनिंग लेता है। इसके अलावा वह तलवारबाजी में भी बेहद कुशल है, यहाँ तक कि उसने दाओ डोमेन को भी समझ लिया है। दाओ डोमेन। निपुण जू का दिल जोर से सिकुड़ गया। वह एक शक्तिशाली वांशियांक सिद्ध दाओ के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि में अभी तक दाओ क्षेत्र के स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। अन्य जिफू शिष्य पूरी तरह से स्तब्ध थे। दाओ क्षेत्र, यह एक ऐसी अवधारणा थी जो उनके लिए बहुत दूर थी। 16, एक 16 वर्षीय बालक जिसने दाओ क्षेत्र प्राप्त किया, क्या ये सच था? उसका दाओ क्षेत्र वर्षा जल क्षेत्र है, नोंग जिदाओ ने कहा। जब बारिश शुरू हो जाए तो सावधान रहना चाहिए। ये दर्शाता है कि जी निंग किसी भी क्षण हमला करने वाला है। ठीक है, निपुण जू ने सिर हिलाया। उसे लगा कि एक वांशियांक सिद्ध के रूप में जिसके पास पृथ्वी श्रेणी का जादुई खजाना और दाव की गहरी समझ है, वह इस प्रतिभा को हर हाल में हरा पाएगा। हालांकि दुश्मन के पास दाव का क्षेत्र था, इसलिए उसे इस दुश्मन पर पूरी नजर रखनी ही थी। और भी, इससे पहले मुझे भागने के लिए एक छोटे टेलीपोर्टेशन दाव सील पर निर्भर रहना पड़ता था, नोंग जिदाओ ने कहा। जी कबीले का ये जी निंग मुझे बेचैन कर देता है। अगर वह आपसे लड़ने लगे, गुरु चाचा, अगर वे मेरे खिलाफ कुछ तरकीबें इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत खतरनाक होगा। इसलिए गुरु चाचा, मैं अपनी जान बचाने के लिए आपसे एक छोटे टेलीपोर्टेशन दाव सील उधार लेना चाहता हूँ। तभी मैं एक बार फिर नेदरवाइम हेवनलॉक संरचना में प्रवेश करने और शांति से निचले कोहरे की जांच करने के साथ साथ मॉलिक्की के प्रवाह को बाधित करने का तरीका सीखने में आत्मविश्वास महसूस कर पाऊंगा। निपुण जू एक क्षण के लिए हिचकिचाया। कम टेलीपोर्टेशन दाव सील इस प्रकार की दाव मुहर जीवन रक्षक वस्तु थी और अत्यंत मूल्यवान थी। हालांकि वह वांशियांक का सिद्ध था, मुख्य संप्रदाय ने उसे केवल एक ही ऐसी दाव मुहर प्रदान की थी। बाद में अपने कुछ खजानों का व्यापार करके उसने 2 और प्राप्त कर लिए। प्रत्येक लघु टेलीपोर्टेशन दाव मुहर अत्यंत मूल्यवान थी, लेकिन निश्चित रूप से यदि किसी का सामना किसी विशेष रूप से खतरनाक शत्रु या किसी विशिष्ट स्थान से होता तो लघु टेलीपोर्टेशन दाव मुहर भी किसी काम की नहीं होती। हालांकि सामान्य वांजियांग निपुण स्तर पर लड़ाई के लिए ये दाव मुहर आमतौर पर भागने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, मैं तुम्हें एक उधार दे दूंगा। निपुण जू ने सिर हिलाया। वह समझ गया था कि अगर उसने नोंग जिदाओ को यह उधार नहीं दिया तो जिदाओ, जो अभी अभी मुसीबत से बचा है, दोबारा अंदर आने को तैयार नहीं होगा।
लघु टेलीपोर्टेशन दाव सील स्वीकार करने के बाद नोंग जिदाओ को तुरंत अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ और उसने आश्वस्त होकर कहा, मास्टर अंकल, कृपया चिंता न करें। जी निंग ने काफी समय तक जेड चाइल्ड के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी दिव्य शक्ति समाप्त होने के बाद ही जेड चाइल्ड को मार पाया। मास्टर अंकल, जब आप स्वयं जाएंगे तो आप निश्चित रूप से पूरे जी वंश का सफाया कर देंगे और आधिकारिक रिट प्राप्त कर लेंगे। बहुत बढ़िया। निपुण जू ने सिर हिलाया और हंसा। आओ हम सब एक साथ प्रवेश करें। निपुण जू ने अपनी दृष्टि से अन्य जिफू शिष्यों को देखा। बाकी 7 जिफू शिष्यों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मना करने से डरते हुए। वे सभी सिद्ध शू और नोंग जिदाओ के पीछे उस दूर विशाल नेदरवाइम और उससे निकलने वाले नर्क कोहरे की ओर चल पड़े। जल्द ही वे सभी नर्क कोहरे के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। पुस्तक 6, अध्याय 24। जी निंग असंख्य अभिव्यक्तियों से लड़ती है। जैसे ही निपुण जू, नोंग जिदाओ और बाकी 9 नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन में प्रवेश किया, निपुण जू ने चिल्लाकर कहा, फ्लड ड्रैगन फॉर्मेशन। जैसे ही उसके शब्द गूंजे, नोंग जिदाओ, वूक्वी, लू हुआंग और अन्य जिफू शिष्यों के सिरों के ऊपर एक बार ड्रैगन की मृगतृष्णा प्रकट हुई। 8 बार ड्रैगन मृगतृष्णाएं तेजी से निपुण जू की ओर उड़ी। उसके ऊपर एक विशाल बार ड्रैगन प्रेत प्रकट हुआ, जो वहां मंडरा रहा था। अन्य 8 बार ड्रैगनों के साथ मिलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे एक साथ जुड़े, तुरंत ही बर्फ सफेद शल्कों वाला एक बार ड्रैगन प्रकट हुआ, जो नौ के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। स्नो ड्रैगन पर्वत, उल्टे स्नो ड्रैगन स्वरूप के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। यह एक भव्य स्वरूप था जो पूरे संप्रदाय की रक्षा करता था। इसका नेतृत्व एक आदिम ताओवादी कर सकता था, जो वांशियांक सिद्धों और हजारों जिफू शिष्यों के एक समूह के साथ मिलकर एक विशाल स्वरूप बनाता था, जो एक सफेद दिव्य ड्रैगन में बदल जाता था, जिसमें स्वर्ग को नष्ट करने की शक्ति होती थी। ये शक्ति अमर प्राणियों को कड़ी टक्कर देने के लिए पर्याप्त थी। इस सर्वोच्च उल्टे स्नो ड्रैगन फॉर्मेशन के अलावा इसके विभिन्न सरलीकृत संस्करण भी थे, जिन्हें सभी फ्लड ड्रैगन फॉर्मेशन के रूप में संदर्भित किया जाएगा। सभी सरलीकृत संस्करणों को केवल फ्लड ड्रैगन बनाने के रूप में संदर्भित किया जा सकता था। केवल संप्रदाय के सर्वोच्च गठन को स्नो ड्रैगन बनाने के रूप में संदर्भित किया गया था। निपुण जू और बाकी 9 वर्तमान में सरलीकृत फ्लड ड्रैगन संरचनाओं में से एक का उपयोग कर रहे थे। बर्फीले सफेद रंग का बार ड्रैगन उनके चारों ओर घूम रहा था, जिससे एक शक्तिशाली उपस्थिति का आभास हो रहा था। निपुण जू और बाकी 9 लगातार आगे बढ़ते रहे। रुको, नोंग जिदाओ ने आगे की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। गुरु चाचा, कृपया कुछ करो। अपनी भव्य मुहर को 30 मीटर लंबा बनाओ और उस पहाड़ पर तोड़कर उसे 30 मीटर नीचे गिरा दो। निपुण जू ने सिर हिलाया। उसके हाथ से भव्य मुहर उड़कर एक बड़े आकार में बदल गई, लगभग 30 मीटर। भव्य मुहर के नीचे एक घनी मिट्टी जैसी पीली आभा थी। उसने नीचे की ओर इशारा किया और भव्य मुहर एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ नीचे की ओर कुचली। नीचे के पेड़ों और चट्टानों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और 30 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया। इस स्थान पर एक और 30 मीटर गहरा गड्ढा तोड़ दो। नोंग जिदाओ मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़ता रहा। धमाक धमाक धमाक। जैसे ही भव्य सील बार बार टूटकर नीचे गिरी, एक के बाद एक विशाल गड्ढे दिखाई देने लगे, जिससे एक अजीब आरेख बन गया। 100 से अधिक गहरे गड्ढे बन गए। सफलता। नोंग जिदाओ मुस्कुराया। पृथ्वी से प्रवाहित हो रहे तत्व की का एक हिस्सा दिशा बदलने लगा था। तुरंत ही उनके चारों ओर का अधोलोक का कोहरा तेजी से छटने लगा और आसपास का क्षेत्र एक बार फिर साफ हो गया। दुर्जेय, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। सभी जिफू शिष्य बहुत खुश थे। अब उनके आसपास की हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। ऑक्सहॉर्न पर्वत का एक हिस्सा अब साफ दिखाई दे रहा था और वहाँ के पेड़ और जंगल नंगी आंखों से साफ दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि दूर से ही अजगर के विशाल काले पंजे भी दिखाई दे रहे थे। इसके तुरंत बाद ऑक्सहॉर्न पर्वत पर कुंडलित अजगर का शरीर अचानक हिलने लगा और अजगर के पंजे का स्थान बदल गया, क्योंकि पंजा अधोलोक के एक अलग हिस्से में छिप गया। नोंग जिदाओ हंसा। ड्रैगन क्लॉ फॉर्मेशन का निचला कोहरा छट गया है। अब केवल ड्रैगन पल फॉर्मेशन, ड्रैगन हेड फॉर्मेशन, ड्रैगन टेल फॉर्मेशन और ड्रैगन बॉडी फॉर्मेशन ही उस निचले कोहरे का उत्सर्जन करते हैं। अगले चरण में हमें किस उप संरचना में प्रवेश करना चाहिए? निपुण जू के चेहरे पर पहले से ही मुस्कान थी। मैं इस संरचना को इतनी जल्दी तोड़ पाया क्योंकि मैंने पहले ही इस संरचना पर काफी समय तक विचार किया था, नोंग जिदाओ ने कहा। बाकी 4 उप संरचनाओं की बात करें तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और समय लगेगा। निपुण जू ने चिंतित होकर कहा। और कितना समय लगेगा? नोंग जिदाओ ने आत्मविश्वास से भरी हंसी हंसी। अब जब मुझे ड्रैगन क्लॉ फॉर्मेशन को तोड़ने का थोड़ा अनुभव हो गया है, तो बाकी 4 भी तेज हो जाएंगे। बाकी 4 को तोड़ने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। बहुत बढ़िया। निपुण जू तुरंत बहुत खुश हो गया। अधिकतम 1 घंटा, बाकी 4 टुकड़ियों को मिलाकर लगभग 4 घंटे ही लगेंगे। जब तक अधोलोक का कोहरा नष्ट नहीं हो जाता, जी वंश के लिए छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। उन्हें सीधे युद्ध करना होगा। जी वंश का नाश हो गया। निपुण जू की आंखें उत्सुकता से भर गईं। अगर वे सचमुच इस तात्विक अयस्क खदान को हासिल कर लेते तो उन्हें सबसे ज्यादा पुण्य मिलता और स्वाभाविक रूप से उन्हें बड़े इनाम मिलते। चल दर, निपुण जू ने आदेश दिया। सुरक्षात्मक बर्फीले सफेद फ्लड ड्रैगन से घिरे हुए 9 लोग ड्रैगन बॉडी फॉर्मेशन में प्रवेश कर गए। ड्रैगन क्लॉ फॉर्मेशन के चारों ओर का निचला कोहरा टूट गया था। जी कबीले का हर सदस्य भय से भर गया। यह अधोलोक का कोहरा ही था जो उन्हें एक बढ़त देता था, यानी वे जब चाहे लड़ सकते थे और जब चाहे भाग सकते थे।
जहाँ तक दुश्मन का सवाल है, उन पर केवल निष्क्रिय हमला ही हो सकता था और उनके पास भागने की कोई जगह नहीं होती थी। हम इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकते। ये देखकर जीनिंग चिंतित हो गया। वह नेदरवर्म हेवनलॉक संरचना को अच्छी तरह समझता था और सामान्य संरचनाओं की भी अच्छी समझ रखता था। उसने जल्दी से कहा, नेदरवर्म हेवनलॉक संरचना की शक्ति अत्यंत महान है और इसका एक सहायक नेदर फॉग प्रभाव भी है। पूरे नेदरवर्म हेवनलॉक संरचना को तोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन इस भ्रामक नेदर फॉग संरचना को तोड़ना अपेक्षाकृत आसान है। नोंग ज़िदाओ, चूंकि वह ड्रैगन क्लॉ संरचना के कोहरे को तोड़ने में सक्षम था, इसलिए वह बाकी संरचनाओं को भी जल्दी से तोड़ पाएगा, क्योंकि वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समान हैं। फॉर्मेशन के नियंत्रक G9 फायर ने भी सिर हिलाया। ठीक है, हम सिर्फ उन्हें निचले कोहरे को नष्ट करते हुए नहीं देख सकते। हमें उन्हें रोकना होगा, हमें उन्हें रोकना होगा। दादी छाया और अन्य लोगों के चेहरों पर भी घबराहट थी। जी निंग, तुम्हें ही जाना होगा। 9 फायर ने जी निंग की ओर देखा। उन्हें रोकने के लिए तुम ही हमारी एकमात्र उम्मीद हो। अगर तुम भी उन्हें नहीं रोक पाई, तो हम में से बाकी लोगों के पास कोशिश करने और देर करने और जितना हो सके टिके रहने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। निंग ने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, यह विपत्ति लहरों की तरह आए। जेड चाइल्ड को मारने के बाद उन्हें लगा था कि वे पक्की जीत गए हैं, लेकिन तभी निपुण जू आ गया। इससे जी कबीले को एक बार फिर एक भयानक खतरे का सामना करना पड़ा। ये लड़ाई मुझे जीतनी ही होगी। निंग का दिल युद्ध की असीम इच्छा से भर गया। उसे जीतना ही था। वह एकमात्र व्यक्ति था जो स्नोड्रैगन माउंटेन को रोक सकता था। अगर वह भी असफल हो गया तो उसे भागने पर मजबूर होना पड़ेगा, जबकि उसके कुलपिता, उसके पिता और बाकी लोग इस भव्य सीलिंग संरचना में फंसे रहेंगे। वे केवल अपनी जान बचाकर यथासंभव लंबे समय तक युद्ध करने पर ही निर्भर रह पाएंगे। जूली, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम मर जाओ। तुम सब मर जाओगे। निंग का बस एक ही ख्याल था, अपने दुश्मनों को मार गिराना। जिंदा रहने के लिए, जी वंश के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि उसे अकेले दुखी होकर वहां से न जाना पड़े। उसे दुश्मन को मारना था। सावधान। यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। उन्हें रोकना जरूरी है, लेकिन जिंदा रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दादी साया ने अपनी कर्कश आवाज में निर्देश दिया। सबने निंग की ओर देखा। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसके सामने काले कोहरे में एक गलियारा दिखाई दिया। वह उसमें से तेजी से दुश्मन की ओर बढ़ता हुआ धुंधली सी गति से आगे बढ़ा। कुछ क्षण बाद निंग एक पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ के पास खड़ा था। उसके आसपास का इलाका 700 से ज्यादा उल्टी तलवारों के घने समूह से भरा हुआ था, जिनमें से 45 नश्वर श्रेणी की थीं। जेड चाइल्ड के जिफू शिष्यों के समूह को मारने के बाद निंग के नश्वर श्रेणी की उल्टी तलवारों का संग्रह बढ़कर 46 हो गया था, जो 5 संरचना आधार बनाने के लिए पर्याप्त था। गड़गड़ाहट। उसके चारों ओर उल्टी तलवारें एक धुंधली आभा उत्सर्जित करने लगीं। निंग की भौहें तन गईं, उसके माथे पर पसीना आने लगा। वह उन्हें नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसके चारों ओर उल्टी तलवारें लगातार ऊपर नीचे हो रही थीं। नहीं, मैं अब भी ऐसा नहीं कर सकता। निंग ने अपना सिर हिलाया। पिछली बार जब मैंने जेड चाइल्ड से लड़ाई की थी, मेरे पास 27 नश्वर श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें थीं। मैं छोटे 1000 तलवारों के समूह के 9वें स्तर का ही बमुश्किल इस्तेमाल कर पाया था, लेकिन अब मेरे पास 45 नश्वर श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें हैं। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं छोटे 1000 तलवारों के समूह के 9वें स्तर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर स्तर 8। निंग ने कोशिश की। उसके चारों ओर उल्टी तलवारें हवा में उठ गईं, जिनमें से एक सफेद रोशनी चमक रही थी, लेकिन यह अभी भी काफी कठिन था। उठो। निंग ने दांत पीस लिए। उसका सिर फटने की हद तक दर्द कर रहा था, लेकिन वह अपने सामने सफेद रोशनी से चमकती एक उल्टी हुई तलवार को प्रकट करने में कामयाब रहा। तितर बितर हो जाओ। एक विचार के साथ निंग ने अपने आसपास मंडराती उल्टी तलवारों को इकट्ठा किया। निंग ने मन ही मन सोचा, मैं ज्यादा से ज्यादा छोटे 1000 तलवारों वाली संरचना के 8वें स्तर को ही अंजाम दे पा रहा हूँ, और यह काफी मुश्किल है। मुझे लगता है कि छोटे 1000 तलवारों वाली संरचना के 8वें स्तर का इस्तेमाल करके 3 तलवारबाजी करना, यही मेरी सीमा है। यद्यपि वह केवल 8वें स्तर को सक्रिय करने में सक्षम था, शक्ति के संदर्भ में उसके हमले की ताकत अतीत की तुलना में 30% -40% अधिक थी। जब उसने जेड चाइल्ड को मारने के लिए लेसर 1000 स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन के 9वें स्तर का उपयोग किया था। कुलपति, वे कहाँ हैं? निंग ने कहा। मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे ठीक आगे हूँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। 9 फायर ने मन ही मन कहा। ठीक है। निंग ने अपने हाथों में डार्क नॉर्थ की 2 तलवारें थाम रखी थीं। उसकी आंखों में हत्या का जुनून था। वह तेजी से आगे बढ़ा। बर्फ जैसा सफेद फ्लड ड्रैगन इधर उधर घूम रहा था। उसके ड्रैकोनिक स्केल बर्फ जैसी सफेद रोशनी से चमक रहे थे। यह आश्चर्यजनक रूप से, मनमोहक रूप से सुंदर था। जहां तक निपुण जू, नोंग ज़िदाओ और अन्य लोगों की बात है, वे बर्फ जैसे सफेद फ्लड ड्रैगन से सुरक्षित और घिरे हुए थे। नोंग ज़िदाओ उस संरचना का विश्लेषण करने पर केंद्रित था। उसे ड्रैगन बॉडी संरचना द्वारा उत्पन्न अधोलोक कोहरे के जटिल रहस्यों को समझना था। अचानक सरसराहट। नीचे के कोहरे में अचानक कहीं से रिमझिम बारिश की बूंदें बरसने लगीं। रिमझिम बारिश नीचे की ओर बह रही थी, ठंडी और सुकून देने वाली। यह एक सुखद, आनंददायक बूंदाबांदी थी, लेकिन स्नोड्रैगन पर्वत के 9 अमर साधकों के चेहरे बदल गए। वर्षा का पानी, वर्षा का पानी। जी निंग का वर्षा का पानी। वर्षा जल तलवार क्षेत्र। जी निंग ने अपना वर्षा जल तलवार क्षेत्र खोल दिया है। वह हमला करने ही वाला है। जिफू के सभी शिष्य बेहद घबराए हुए थे।
यहाँ तक कि नोंग जिदाओ ने भी कुछ देर के लिए अपने विचार रोक दिए। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। बारिश का पानी बरसना मानो मृत्यु देवता का बुलावा था। पिछली बार जब बारिश आई थी तो डोंग जिकी, जेड चाइल्ड और बाकी जिफू शिष्य सब मर गए थे, और अब बारिश फिर से आ गई थी। वर्षा जल तलवार क्षेत्र, सुंदर काले वस्त्र पहने निपुण जू ने अपनी निगाहों से आसपास के क्षेत्र को देखा। उसकी पुतलियां किसी विषैले सांप की तरह सिकुड़ गईं। वह समूह में सबसे शांत था, लेकिन फिर भी वह बेहद सतर्क था। आखिरकार वह अभी भी दाव क्षेत्र को समझने से कुछ दूरी पर था। हम्फ, एक ठंडी खर्राटे गूंजी। गहरे कोहरे में एक के बाद एक चमकते तारे दिखाई देने लगे। इन चमकते तारों के बीच एक चमकीला चांद था। चांद की पानी जैसी चमक सिद्धजू और अन्य जिफू शिष्यों पर पड़ रही थी और बर्फीले सफेद बाड़ वाले ड्रैगन के पूरे क्षेत्र को ढक रही थी। चांदनी ने बारिश के पानी को पूरी तरह से बलपूर्वक रोक दिया था। जी निंग, तुम छिपकर और चोरी छिपे घूमते रहते हो। इससे तो सचमुच तुम्हें नीचा समझा जाता है। निपुण जू चांदनी में खड़ा था। बर्फ जैसा सफेद फ्लड ड्रैगन उसके चारों ओर घूम रहा था और वह ठंडी आवाज में बोल रहा था, अगर लड़ना है तो आओ और लड़ो, जैसी आपकी इच्छा। एक जोरदार चीख, जैसे कि बिजली कड़क रही हो, फूट पड़ी। धमाका। दूर से गहरे कोहरे के भीतर से अचानक एक प्रकाश की किरण फूट पड़ी। एक विशाल अग्निमय पंखों वाला रॉक अचानक प्रकट हुआ, जिसके चारों ओर एक जलज्वाला कमल था। पल भर में वह अग्निमय रॉक इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए सिद्धजू के सामने प्रकट हुआ कि वह भी दंग रह गया। गड़गड़ाहट। बर्फीले सफेद फ्लड ड्रैगन फैंटम की ड्रैकोनिक पूंछ विशालकाय उग्र रॉक की ओर थप्पड़ मारती है, लेकिन विशालकाय उग्र रॉक बहुत तेज था। फ्लड ड्रैगन की पूंछ का झटका वास्तव में चूक गया। ये तो निपुण जू तुरंत समझ गया कि यह कोई रॉक नहीं था, ये तो एक युवक था। इस युवक के पूरे शरीर से एक अग्नि दीपक निकल रहा था, मानो किसी राक्षसी देवता का हो, जबकि उसकी पीठ पर पंख थे जो फुर्ती से फड़फड़ा रहे थे। पंखों जैसा जादुई खजाना भी अग्नि दीपक से ढका हुआ था, जिससे वह इतनी तेजी से हिल रहा था कि डर पैदा हो रहा था। दिव्य क्षमता, विंड इवेशन। एक बार जब एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर कोई दिव्य क्षमता सीख लेता है तो वह उच्च शक्ति स्तर के शत्रुओं से लड़ने में सक्षम हो जाता है। हालांकि निंग 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के केवल 7वें चरण में था, फिर भी उसके पास पहले से ही एक साधारण अंतिम चरण वाले फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर की युद्ध क्षमता थी। अब जबकि वह अत्यंत फुर्तीली दिव्य क्षमता विंड इवेशन का भी उपयोग कर रहा था, उसकी गति तुरंत कई स्तरों तक बढ़ गई थी, यहाँ तक कि वह निपुण जू से भी तेज हो गया था। जी निंग, निपुण जू का चेहरा आखिरकार बदल गया जब उसने इस फरपोश युवक को देखा, जिसके हाथ में 2 तलवारें थीं, जो क्रिम्सन ब्राइट दिव्य शक्ति से नहाया हुआ था और जो इतना तेज था कि उसे भी दंग रह गया। ये जी निंग है, माना कि जेड चाइल्ड के बराबर। ये कैसा मजाक है, जेड चाइल्ड तो इतना ताकतवर तो कहीं था ही नहीं। मरना। एक भयंकर चिल्लाहट, तलवार की रोशनी चमक उठी। पुस्तक 6, अध्याय 25, 72 उल्टी तलवारें। निपुण जू ने अपना हाथ बढ़ाया और विशाल मुहर अचानक फैल गई, एक विशाल प्राचीर की तरह जी निंग की ओर बढ़ गई। स्वूश स्वूश। निंग आग की रोशनी में नहाया हुआ, अपनी पीठ पर पंख फड़फड़ाते हुए, खुद को एक पंक्ति में फैलाते हुए, भव्य मुहर को चकमा देते हुए और निपुण जू की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ा। जाओ। निपुण जू ने विशाल सील को नियंत्रित किया और उस मिट्टी की पीली रोशनी से चमकती हुई विशाल सील को एक बार फिर निंग की ओर मोड़ दिया। विशाल सील ने निंग पर बार बार प्रहार किया। आखिरकार वह पृथ्वी श्रेणी का जादुई खजाना था, इसलिए वह जबरदस्त गति से सीधी रेखा में चल रहा था। बस चपलता के मामले में वह निंग से काफी कमजोर था। क्रैकल। निंग की तलवारें चमक उठीं और बारिश के पानी की धाराओं में बदल गईं जो भव्य मुहर के किनारों को घिस रही थीं। भव्य मुहर बेकाबू होकर एक तरफ घूम गई, जबकि निंग एक बार फिर एक चाप में घूम गया और सीधे निपुण जू की ओर बढ़ गया। वह बहुत तेज है, उसकी गति बहुत तेज है और वह बहुत फुर्तीला है। निपुण जू पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। अभी अभी इतने कम समय में उसका पृथ्वी श्रेणी का जादुई खजाना निंग से कई बार टकराया था, लेकिन निंग की चालबाजियों ने उसके पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने को भी गिरा दिया था। जाना। निपुण जू जोर से चिल्लाया और उसके हाथों में एक काली रस्सी दिखाई दी। काली रस्सी काली ऊर्जा की एक परत से ढकी हुई थी और जैसे ही निपुण जू ने अपने हाथ हिलाए, काली रस्सी तेजी से फैलकर 300 मीटर से भी ज्यादा लंबे एक विशालकाय अजगर के आकार की हो गई और फिर उलझी हुई निंग की ओर बढ़ गई। पृथ्वी श्रेणी का जादुई खजाना, पृथ्वी गैरिस सील। पृथ्वी श्रेणी का जादुई खजाना, ब्लैक सर्प कॉर्ड। ये 2 शक्तिशाली पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने थे जिन पर निपुण जू दुनिया भर में घूमते हुए निर्भर था। एक कठोर था जबकि दूसरा कोमल, दोनों एक साथ पूरी तरह मेल खाते थे। आमतौर पर अपने से कमजोर लोगों का सामना होने पर वह उन्हें बेरहमी से कुचलकर मार डालने के लिए पृथ्वी गैरिस सील का इस्तेमाल करता था। अप्रत्याशित रूप से वह निंग को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाया था और उसे अपनी 2 हत्या तकनीकों में से दूसरी का इस्तेमाल करना पड़ा। एक डोरी। निंग ने 300 मीटर से भी ज्यादा लंबी उस विशाल काली डोरी को देखा और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। यह विशाल सील सीधी रेखा में चलती है और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन ये रस्सी विरोधियों को जकड़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। निंग के मन में कई विचार कौंधे। मैं खुद को इस रस्सी से जकड़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। एक बार यह मुझे जकड़ ले तो मैं हार ही जाऊंगा। इस लड़ाई में निंग ने शुरू से ही पूरी ताकत से विंड इवेशन का इस्तेमाल किया था। वह अपने दुश्मन को मारने के लिए अपनी कहीं ज्यादा तेज और फुर्तीली चाल पर भरोसा करना चाहता था। तथापि निपुण जू वहीं स्थिर खड़ा रहा।
उसने केवल 2 शक्तिशाली पृथ्वी स्तरीय जादुई खजानों को मुक्त किया था और निंग पहले से ही हिल गया था। जल प्राचीर, जलज्वाला कमल। निंग ने एक विचार के साथ अपने आसपास के क्षेत्र में पानी के एक के बाद एक घूमते हुए पर्दे बनाए। पानी के ये पर्दे सिकाडा के पंख जितने पतले, अतुलनीय रूप से तीखे थे। उन्होंने चांदनी के अवरोध को सीधे चीर दिया, जिससे पानी के पर्दों की कई परतें बन गईं। उसी समय उसके आसपास की हवा में एक के बाद एक जलज्वाला कमल प्रकट हुए और स्थिर हो गए। कुल 9 कमल प्रकट हुए, जो वर्षा के पानी में विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए थे और रस्सी को पूरी तरह से उलझाकर अवरुद्ध कर रहे थे। हम इस तरह की सरल तकनीकों से क्या तुम मेरे जादुई खजाने को रोकना चाहते हो? निपुण जू ने ठंडी हंसी हंसी। काली सर्प रज्जू बेतहाशा लहराने और नाचने लगी। धमाधम पानी का एक पर्दा जोर से टूटकर दूसरा टूट गया। धमाधम जलज्वाला कमल भी चूर चूर हो गए। ये जल पर्दे और जलज्वाला कमल पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने की शक्ति को कैसे रोक सकते थे? जब उसे एक वांशियांक सिद्ध ने छोड़ा हो, लेकिन निंग को उन्हें रोकने की जरूरत नहीं थी। उसे बस रस्सी की गति थोड़ी धीमी करनी थी। उसकी विंड इवेशन दिव्य क्षमता के कारण उसकी गति स्वाभाविक रूप से उसे रस्सी से आगे ले जाएगी। स्विश स्विश, आसमान में बारिश का पानी भर गया था। उसके चारों ओर पानी के पर्दे घूम रहे थे। आग और पानी के कमल के फूल, ब्लैक सर्प गॉड और अर्थ गैरिस सील, सभी ने निंग को मारने का प्रयास किया। लेकिन निंग दांतेदार रेखाओं में घूमता हुआ, बिजली के टेढ़े मेढ़े बोल्ट की तरह चमकता हुआ सीधे अडेप्ट जू की ओर बढ़ा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास पृथ्वी श्रेणी के कितने जादुई खजाने हैं। निंग ने अपने हाथों में डार्क नॉर्थ तलवारें लेकर सीधे निपुण जू की ओर वार किया। नोंग जिदाओ और बाकी लोग जो किनारे से देख रहे थे, पूरी तरह से स्तब्ध थे। उनकी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जी वंश का ये राक्षसी प्रतिभाशाली योद्धा असल में निपुण जू से सीधा मुकाबला कर पाएगा। निपुण जू ने पहले ही 2 पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजानों को सक्रिय कर दिया था, लेकिन फिर भी जी निंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। जाहिर है वो बिल्कुल जेड चाइल्ड के स्तर का था। नोंग जिदाओ को यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। जी निंग की गति अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? उसके रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन और वाटरफ्लेम लोड्स के प्रभाव में पृथ्वी पर स्थित 2 शक्तिशाली जादुई खजाने भी उसे छू नहीं पा रहे हैं। उसकी गति बहुत तेज थी। अगर वह जेड चाइल्ड के खिलाफ अपनी पिछली लड़ाई में इतनी तेजी से आगे बढ़ता तो शायद जेड चाइल्ड उनके पहले ही मुकाबलों में हार जाता। नोंग जिदाओ की आंखें अविश्वास से भर गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अभी अभी कोई बड़ी सफलता हासिल की हो? राक्षस, कैसा राक्षस है? अडेप्ट जू निश्चित रूप से जीतेगा, निश्चित रूप से जीतेंगे। लू हुआंग और अन्य जिफू सिद्धों ने चुपचाप प्रार्थना की। एक बार सिद्धजू हार गया तो सिद्धजू अपनी लेसर टेलीपोर्टेशन दाओ सील के जरिए निकल तो सकता था, लेकिन वे बच नहीं पाएंगे। जी निंग निश्चित रूप से जीतेगी। दूसरी तरफ जी नाइन फायर और अन्य लोग भी प्रार्थना कर रहे थे। जी निंग और निपुण जू लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं। नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन के नियंत्रक नाइन फायर इस लड़ाई को देख पा रहे थे। ऐसा करते हुए उन्होंने पास के लिचुआन से बात की। सिद्धजू 2 पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजानों का उपयोग कर रहे हैं। उनकी शक्ति वास्तव में अत्यधिक महान है। हालांकि जी निंग की गति अद्भुत है, वह अविश्वसनीय रूप से तेज हैं। जब नाइन फायर बोल रहा था तो उसके बगल में खड़ा लिचुआन अपनी सांस रोके हुए था। वह घबरा गया था। यह एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। ये देखकर कि पृथ्वी के 2 जादुई खजाने भी निंग को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे, निपुण जू ने अचानक एक विस्फोटक चिल्लाहट निकाली। गठन, हुश 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 हुश। उसके चारों ओर हवा में 72 उड़ती हुई तलवारें अचानक कहीं से प्रकट हो गईं। हर एक उड़ती हुई तलवार काली रोशनी से चमक रही थी और 72 उड़ती हुई तलवारें निपुण जू के चारों ओर एक घेरा बनाकर उसे सुरक्षा की परतें प्रदान कर रही थीं। क्या? निंग, जो अपनी तलवारबाजी दिखाने और निपुण जू को मारने ही वाला था, अचानक उसके सामने प्रकट हुई उड़ती तलवारों को देखकर आश्चर्य से भर गया। ये उड़ती तलवारें बहती काली रोशनी की किरणों में बदल गईं और सीधे उसकी ओर वार करने लगीं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। निंग ने दोनों हाथों में डार्क नॉर्थ तलवारें पकड़ी और पलक झपकते ही उड़ती तलवारों के 9 हमलों को नाकाम कर दिया। टक्कर के जोर से वह पीछे की ओर उड़ गया और पीछे से ब्लैक सर्प गॉड और अर्थ गैरिसन सील एक बार फिर उसकी ओर उड़ते हुए आए। निंग की पीठ के पंख हिंसक रूप से कांपने लगे और वह तुरंत हमलों से बचते हुए दूर चला गया। उसके चारों ओर जलज्वाला कमलों की परतें और वर्षा के जल के पर्दे सब कुछ बाधित करते रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? निंग का चेहरा बदल गया। उसने दूर खड़े सिद्धशू को देखा, जो उन 72 उड़ती तलवारों से सुरक्षित था। 72 उड़ती तलवारें, जिनमें से प्रत्येक की शक्ति मेरी डार्क नॉर्थ तलवारों में से किसी एक के पूरे बल से किए गए हमले से कम नहीं है। अभी अभी निंग ने पूरी ताकत से हमला किया था। हालांकि उसकी तलवारबाजी जटिल थी, फिर भी निपुण जू की उड़ती तलवारें मध्य स्तरीय वांजियांग स्तर की शक्ति से भरी थीं और तकनीक के मामले में वे थोड़ी ही कमतर थीं। प्रत्येक उड़ती तलवार वास्तव में निंग की डार्क नॉर्थ तलवारों के पूर्ण बल प्रहार से कम नहीं थी। हा हा हा। दूर बैठे सिद्धजू हंसने लगे। जी निंग, मुझे तुम्हारी कमजोरी का पता चल ही गया है। पृथ्वी पर स्थित इन 2 खजानों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना अपनी कमजोरी को तुम्हारी ताकत के खिलाफ इस्तेमाल करने के समान है। हालांकि तुम्हारी गति अद्भुत है, फिर भी तुम जिफू शिष्य हो। मुझे पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजानों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नश्वर श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें ही तुमसे निपटने के लिए पर्याप्त हैं।
निपुण जू हंसा। इसके अलावा तुम्हारी तेज गति से निपटने के लिए मुझे तुम पर एक साथ हमला करने के लिए बड़ी मात्रा में जादुई खजानों का उपयोग करना चाहिए। मेरे पास ढेरों जादुई खजाने हैं, इसलिए मैं तुम्हारी गति का पूरी तरह से मुकाबला कर सकता हूँ। निपुण जू हंसा। विभिन्न शत्रुओं से लड़ते समय स्वाभाविक रूप से अलग अलग उपाय अपनाने पड़ते थे। निपुण जू आमतौर पर अन्य वानशियांग निपुणों से युद्ध करता था और उनके विरुद्ध इन उड़ते हुए शब्दों की शक्ति बहुत कम मानी जाती थी। वे आमतौर पर केवल पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजानों के उपयोग से ही विजय प्राप्त कर पाते थे, लेकिन जी निंग के विरुद्ध ये नश्वर श्रेणी की उड़ती हुई तलवारें ही उससे निपटने के लिए पर्याप्त थीं। वापस लौट आओ। निपुण जू धीरे से हंसा और विशाल सील और काली रस्सी जो निंग का पीछा कर रही थी उसके चारों ओर घूमती हुई उसके पास लौट आई। जाओ। निपुण जू ने दूरी की ओर इशारा किया। स्वूश। तुरंत ही 36 उड़ती तलवारें आसमान को चीरती हुई जी निंग पर हमला करने लगीं। हालांकि जलज्वाला कमल के फूल और पानी के पर्दों की परतें उड़ती हुई तलवारों को रोकने की कोशिश कर रही थीं, फिर भी निपुण जू की नश्वर श्रेणी की उड़ती हुई तलवारें जेड चाइल्ड के पूरे जोर के प्रहारों से कमजोर नहीं थीं। स्वाभाविक रूप से ये उड़ती हुई तलवारें सीधे आर पार जा सकती थीं, और हालांकि उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई थी, फिर भी उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उन्होंने निंग को हर तरफ से घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे 36 लोग एक साथ निंग पर हमला कर रहे हों। आपके खिलाफ जीत का रास्ता सिर्फ संख्याओं से होकर जाता है। निपुण जू बेहद आश्वस्त थे। 36 उड़ती तलवारों का हमला देखकर निंग के चेहरे पर एक नाटकीय बदलाव आया। उसने जल्दी से अपना विंडविंग इवेशन इस्तेमाल किया और उनसे दूर जाने की कोशिश की। उसी समय निंग के आसपास कहीं से 600 से ज्यादा उड़ती तलवारें प्रकट हो गईं। जाओ। निंग के चेहरे पर एक क्रूर भाव था। उसने अपनी लगभग सारी एकाग्रता अपनी तलवार रचना पर केंद्रित कर दी थी। उस क्षण आसपास की जल परतों की परतें और जलज्वाला कमलों के फूल गायब हो गए। उसने अपना पूरा ध्यान लघु 1000 तलवार रचना के 8वें स्तर पर केंद्रित कर लिया था, और अब उसके पास जलज्वाला कमलों और जलज्वाला पर्दों को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। स्विश। तलवार की रोशनी की एक किरण अचानक बारिश की एक बूंद में बदल गई, जो तुरंत चीखती हुई और निपुण जू की ओर बढ़ी। क्लैंग। दूर बैठे सिद्ध जू ने एक विचार से निंग का पीछा कर रही 36 उड़ती तलवारों को नियंत्रित किया, ताकि वर्षा के पानी की उस रेखा को अवरुद्ध किया जा सके। धमाका। 3 उड़ती तलवारें वर्षा जल की रेखा को रोकने में सफल रहीं, और तीनों उड़ती तलवारें नष्ट हो गईं, तथा वर्षा जल की वह रेखा निपुण जू की ओर बढ़ती रही। ओह। दूर बैठे सिद्ध जू ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है शक्ति बहुत जबरदस्त है। जाओ। उसकी रक्षा कर रही 36 उड़ती तलवारों में से 9 तुरंत उड़ गईं। खड़खड़ाहट, बार बार टकराने की आवाजें और बारिश के पानी की धार आखिरकार गायब हो गई। निपुण जू ने दूर खड़ी निंग को घूरा और धीरे से हंसा। तुम्हारी इस तलवार निर्माण तकनीक की शक्ति वाकई बहुत ज्यादा है। हालांकि यह अभी भी मेरे पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजानों के बराबर नहीं है। अगर मैं इन नश्वर श्रेणी की उड़ती तलवारों को रोक भी लूं, तो भी तुम्हारी तलवार निर्माण से उत्पन्न तलवार की रोशनी को पूरी तरह से रोकने के लिए मुझे सिर्फ 6 उड़ती तलवारों की जरूरत होगी। तुम मर गए हो। निपुण जू ने आत्मविश्वास से भरी हंसी हंसी। मर जाओ। उसके पास जो 36 उड़ती तलवारें थीं, वे भी उड़ गईं और उन 36 उड़ती तलवारों से जा मिलीं जो पहले से ही निंग पर हमला कर रही थीं। 8/9 तलवारों का समूह। मार डालो। निपुण जू की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। टकराना। 72 उड़ती तलवारें एक विशाल गोलाकार चाप में बदल गईं। किसी व्यवस्थित सेना की तरह तलवारों की सभी नोकें जी निंग की ओर इशारा कर रही थीं। पुस्तक 6, अध्याय 26, एक विनाशकारी हार। जल के पर्दे ऊपर उठते रहे और जलज्वाला कमल खिलते रहे। विशाल गोलाकार चाप के आकार की 72 उड़ती तलवारें पानी के अनेक पर्दों को भेदती हुई, जलज्वाला कमलों को भेदती हुई निंग की ओर बढ़ीं। क्लैंग, 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 क्लैंग। एक के बाद एक आवाजें गूंजने लगीं। जी निंग, जिसके हाथों में डाकनॉर्थ तलवारें थीं, ने जल्दी जल्दी अपनी तलवारबाजी शुरू की। तलवार की रोशनी से पानी का एक पर्दा बन गया। निंग ने उन उड़ती तलवारों को अपनी मर्जी से हमला करने दिया, बचाव पर ध्यान केंद्रित किया और उन 72 उड़ती तलवारों को रोकने के लिए अपनी 2 तलवारों पर भरोसा किया। वाह। एक उड़ती हुई तलवार निंग की जांघ पर लगी, जिससे खून बहने लगा। काटना। एक उड़ती हुई तलवार निंग के पार्श्व को भेदती हुई निकल गई। निंग, जल्दी लौट आओ, लौट आओ। नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन के नियंत्रक पैट्रियार्क जी 9 ने उन्मत्त होकर संदेश भेजा। नहीं। निंग अनिच्छुक था। जल्दी करो। तुम्हारी जान हमारी जान से ज्यादा जरूरी है। लड़ना बंद करो। जल्दी लौट आओ। 9 की आवाज में तत्परता और दर्द था। निंग ने दांत पीसते हुए कुलपति की बात अनसुनी कर दी। उसे पूरी कोशिश करनी थी और अपना सर्वश्रेष्ठ देना था, क्योंकि वह सचमुच असफल नहीं होना चाहता था। वह असफल नहीं होना चाहता था। वह उन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता था। वह ऐसा नहीं चाहता था। निपुण जू दूर से देख रहा था। उसके चेहरे का भाव बदल गया था। वह अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही काम कर रहा है, क्योंकि उसे दाव क्षेत्र की गहरी समझ है। उसकी तलवारबाजी वाकई जबरदस्त है। बचाव करते समय उसकी रक्षा को वायुरोधी कहा जा सकता है। हालांकि मैं कभी कभी उसे घायल कर पाता हूँ, लेकिन यह उसके नियंत्रण में है। आखिरकार 72 उड़ती तलवारों से हमला होने का दबाव बहुत ज्यादा था।
यहाँ तक कि निंग को भी कभी कभी उन उड़ती तलवारों को रोकने के लिए अपने शरीर के अंगों या अपनी पीठ पर लगे जादुई पंखों का इस्तेमाल करना पड़ता था। मार डालो। निंग उन 72 उड़ती तलवारों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। उसके पीछे मंडरा रही 600 से ज्यादा तलवारों में से 500 से ज्यादा अचानक चमक उठी। निंग के सामने तलवारों की एक रोशनी उभरने लगी, जिससे एक भयंकर तेज आभा निकल रही थी। स्विश। तलवार की रोशनी अचानक आसमान में फैल गई। ये लघु 1000 तलवारों वाली संरचना का 7वां स्तर था। जलज्वाला कमलों, जल के पर्दों को बनाए रखने और अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करने के बावजूद निंग एक साथ अपने मन को इतना विभाजित कर पाया कि लघु 1000 तलवारों वाली संरचना को नियंत्रित कर सके, लेकिन केवल उसके 7वें स्तर को। मार मार मार। निंग उन्मत्त अवस्था में था। एक के बाद एक तलवारें चमकती हुई दिखाई दी, जो बारिश की रेखाओं में बदल गईं और वार करने लगीं। उसे मार डालो। निंग की आंखें आशा और भय दोनों से भरी थीं। उसके हृदय की गहराइयों से निकला भय, पराजित होने का भय। जब 72 उड़ती तलवारों ने उस पर हमला किया, जिससे वह निपुण जू के पास नहीं जा सका, तो निंग समझ गया कि इस बार वह शायद हार जाएगा। निपुण जू से लड़ने में उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी चाल और फुर्ती थी, लेकिन अब तो वह अपने प्रतिद्वंदी के आसपास भी नहीं पहुंच सकता था। वह कैसे जीत सकता था? क्या वह हारने वाला था? अगर वह भी हार गया तो जीवंश दुश्मनों को रोकने में असमर्थ हो जाएगा। उन्हें युद्ध करने और उन्हें रोकने के लिए अपना जीवन लगा देना होगा। तब तक उनके पिता जी यिचुआन, पैट्रियार्क नाइनफायर, ग्रैनी शैडो के साथ वे सभी अपना जीवन त्याग देंगे। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। निंग की आंखें हत्या की इच्छा से भरी थीं। उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी। एक आखिरी बार पूरी ताकत लगा दो। तलवार की एक के बाद एक चमकती हुई रोशनी बारिश की रेखाओं में बदल गई, जो निपुण जू की ओर प्रहार कर रही थी। निपुण जू वहीं खड़ा ठंडी हंसी हंस रहा था। वह सचमुच बेरहम है। उसके आसपास के क्षेत्र में वह काली डोरी तेजी से उसके चारों ओर कई बार लिपटी। मोटी डोरी के उसके चारों ओर लिपटे होने से ज्यादातर जगह अवरुद्ध हो गई थी, और जब बारिश की धारें उस पर पड़ती तो काली डोरी बस थोड़ा कांपती, फिर बारिश की धारें चकनाचूर हो जाती। धमाका धमाका धमाका। रस्सियां बस कांप उठीं और हल्के से हिलीं, क्योंकि उन्होंने बारिश की हर हमलावर रेखा को तितर बितर कर दिया। पृथ्वी श्रेणी के इस जादुई खजाने, काले सर्प की डोरी की शक्ति बहुत ज्यादा थी। ये छोटे 1000 तलवारों के समूह के प्रहारों को आसानी से नष्ट कर सकता था। जाना। बारिश की शेष अंतिम बूंद एक अकेले चाप में गिर गई। वास्तव में कई लोगों द्वारा संरक्षित नोंग जिदाओ की ओर गिर गई। अगर मैं नोंग जिदाओ को मार भी दूं तो भी मैं जीत जाऊंगा। निंग की आंखें क्रूरता से भरी थीं। दहाड़। वह बर्फ जैसा सफेद फ्लड ड्रैगन धीरे से सिद्धशु, नोंग जिदाओ, लू हुआन और बाकी 9 अमर साधकों के शरीरों पर उतरा। बस एक पल में सिद्धशु, नोंग जिदाओ और बाकी सभी उस बर्फ जैसे सफेद फ्लड ड्रैगन के शरीर में प्रवेश कर गए। ये बहुत कुछ वैसा ही था जैसे निंग और अन्य लोग नेदरवाइन के शरीर के भीतर थे। निपुण जू और अन्य लोग भी अपने फ्लड ड्रैगन के शरीर में प्रवेश करने में सक्षम थे। धमाका। बारिश के पानी की धार बर्फीले सफेद फ्लड ड्रैगन की ओर तेजी से बढ़ रही थी। बर्फीले सफेद बार ड्रैगन के ड्रैकोनिक तराजू कांप उठे, लेकिन वर्षा के पानी की रेखा पूरी तरह से बिखर गई। हराना। हा हा हा। बर्फीले सफेद फ्लड ड्रैगन के शरीर के भीतर नोंग जिदाओ हंसने लगा। ये फ्लड ड्रैगन फॉर्मेशन मास्टर अंकल, मैंने और 7 अन्य लोगों ने मिलकर बनाया है। अगर तुम्हारे पास मास्टर अंकल जितनी शक्ति भी होती तो भी तुम्हारे लिए इसे भेद पाना मुश्किल होता, और तुम्हारी ताकत मास्टर अंकल से कहीं कम है। बार ड्रैगन बस वहां कुंडली मारे बैठा रहा। वे सभी फ्लड ड्रैगन के शरीर के भीतर थे। निपुण जू फ्लड ड्रैगन के सिर पर खड़ा था, दूर नींद को घूर रहा था। हमारे स्नोड्रैगन पर्वत का प्रसिद्ध सोआरिंग स्नोड्रैगन फॉर्मेशन अनगिनत देशों में प्रसिद्ध है। निपुण जू की आंखें अहंकार से भरी थीं। हालांकि यह फ्लड ड्रैगन फॉर्मेशन सोआरिंग स्नोड्रैगन फॉर्मेशन का एक सरलीकृत संस्करण मात्र है, लेकिन एक बार जब हम 9 लोग इसमें स्थापित हो गए तो मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी इस फॉर्मेशन का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। तुम तो क्या। दूर खड़े नोंग जिदाओ और निपुण जू ने आत्मसंतुष्ट होकर बातें की। हालांकि निंग सुन रहा था, लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे सचमुच अंतिम कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया हो? स्विश। अचानक शक्ति की एक लहर उसकी ओर तेजी से बढ़ी। निंग अपने रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन पर नियंत्रण रखता था, इसलिए हालांकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसे एक अजीब सुई के आकार की वस्तु अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। अच्छा नहीं। निंग को तुरंत होश आया। उसकी पीठ के पीछे जादुई पंख कांप रहे थे और उसने तुरंत विंडविंग इवेजन का इस्तेमाल करके उनसे दूर हटने की कोशिश की। हालांकि डार्कनॉर्थ तलवारें उसके हाथों में थीं, लेकिन उनका इस्तेमाल 72 हमलावर उड़ती तलवारों को रोकने के लिए किया जा रहा था। अगर वह उनके सामने ढील देता तो 72 उड़ती तलवारें उसके शरीर को चूर चूर कर देतीं। स्लैश। जब निंग उन्मत्ततापूर्वक बच रहा था तो तेज सुई, मानो सचेत रूप से नियंत्रित की गई हो, सीधे निंग के पार्श्व भाग में घुस गई। टकराना। मौलिक की विस्फोट हो गया। निंग के अतुलनीय रूप से मजबूत फेंट गॉड शरीर में अभी भी एक विशाल छेद था, जो उसके सिर के आकार से भी बड़ा था। उसकी कमर का बायां हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था और पीछे सिर्फ मांसपेशियों और मांस के कुछ टुकड़े बचे थे। बड़ो। निंग ने विंडविंग इवेजन का इस्तेमाल करके तेजी से पीछे हटने के साथ साथ अपनी दिव्य शक्ति को भी नियंत्रित किया, जिससे नया मांस और रक्त तेजी से उगने लगा। उसके बाजू का विशाल छेद तेजी से भर रहा था। जल्दी वापस आओ।
नाइनफायर गुस्से से चिल्लाया। जी निंग, अगर तुम वापस नहीं आई तो हम सब खुली आंखों और आक्रोश से भरे हुए मर जाएंगे। वह व्याकुल था। पैट्रियार्क नाइनफायर अब सचमुच व्याकुल हो गया था। उसने निंग को पहले वापस आने के लिए कहा था, लेकिन निंग संघर्ष पर अड़ा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो निंग का नाश हो जाना निश्चित था। निंग ने पीड़ा में अपने दांत पीस लिए। वह चला जाएगा। स्वूश, उसके पंख फड़फड़ाए और वह तुरंत पास के निचले कोहरे में घुस गया। निचला कोहरा अंधेरे से भरा था और निपुंजू और बाकी लोग बस उसे अंदर आते देखते रहे। उसके पीछे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जी निंग, तुम पहले ही मेरी दिव्य ब्लैक ब्लड सुई से घायल हो चुकी हो। सिद्धजू ने ऊंची आवाज में पुकारा। मैं तुम्हारी स्थिति का अंदाजा लगा चुका हूँ। एक बार जब तुम मेरे पास आ जाओगी तो अपनी जान लेकर जाने की बात भूल जाओ। ऑक्सहॉर्न पर्वत के आधे रास्ते पर एक के बाद एक आकृतियां इस स्थान की ओर तेजी से बढ़ रही थीं, प्रकाश की धारियों की तरह। जी ट्रूकीप, ग्रैनी शैडो और बाकी सभी यहाँ इकट्ठा हो रहे थे। स्वूश, निंग भी आ गया। जी निंग, नाइनफायर ने उस युवक की ओर देखा। यही वह युवक था जिसने बार बार अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। जी निंग, हमारे जीवंश ने तुम्हें निराश किया है। कुलपति, निंग की आंखें लाल थीं। तुमने बहुत कुछ कर लिया है। बहुत अच्छा किया है। नाइनफायर ने निंग के कंधों पर प्यार से थपथपाया। थोड़े बड़े कबीले में, थोड़े ज्यादा शक्तिशाली कबीले में, तुम्हारे जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति को बार बार इस तरह अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कैसे मजबूर होना पड़ सकता है? ये हमारा जी कबीला है जिसने तुम्हें निराश किया है। तुमने जेड चाइल्ड और जिफू शिष्यों के उस समूह को मार डाला। तुमने बहुत कुछ कर लिया है। अगर हम सचमुच इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं तो ये स्वर्ग की ही इच्छा होगी कि हमारा जी कुल इस विपत्ति से बच न पाए। नाइनफायर ने धीरे से कहा। क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं है। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। सभी कुलों के फलने फूलने का एक समय होता है और पतन का भी एक समय। हम बस अपनी पूरी शक्ति से लड़ सकते हैं। बस इतना ही काफी है। स्वर्ग द्वारा आप जैसी प्रतिभा को हमारे जी कुल में आने देना एक अतुलनीय कृपा है। नाइनफायर ने निंग की ओर देखा। मुझे पता है कि तुम्हारे जिंदा रहते हमारा जी कबीला जरूर फलेगा फूलेगा, जरूर फलेगा फूलेगा। निंग ने दांत पीस लिए। उसका दिल कांप रहा था। हालात जिस तरह से बिगड़े हैं। नाइनफायर ने पास ही खड़ी ग्रैनी शैडो, आहजिन, ट्रूकीप और यचुआन, साथ ही लैंडवम और फेयरी क्रेन की ओर नजर घुमाई। सबको पता होना चाहिए कि हालात बहुत गंभीर हैं। बाहर एक विशाल सीलिंग संरचना भी है। हमारे लिए भागने की कोई जगह नहीं है। इस बार हमारा एकमात्र विकल्प मौत से लड़ना है। नाइनफायर बहुत शांत था, लेकिन उसकी निगाहें धधक रही थीं। मौत तक लड़ो। यचुआन, ट्रूकीप और अन्य सभी की आंखों में एक ही संकल्प था। उनमें से कोई भी नहीं डरेगा। उनमें से कोई भी भयभीत नहीं था। यदि वे डरते तो वे यहाँ ऑक्सहॉर्न पर्वत पर नहीं आते। मेरी आज्ञा का पालन करो, नाइनफायर ने कहा। हम सभी को पूरी ताकत से लड़ना होगा ताकि नोंग जिदाओ पूरी तरह से उस संरचना को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित न कर सके। हमें जितना हो सके उतना विलंब करना होगा। इस प्रकार लैंडविम, तुम सबसे पहले जाओगे और उन्हें विलंबित करोगे। तुम्हारे मरते ही परी सारस चला जाएगा। लैंडविम और परी क्रेन दो जिफू स्तर के आत्मिक जानवर, नीले कवचधारी पुरुष और सफेद वस्त्रधारी युवती के रूप में थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें कड़वाहट से भरी थीं। तुम दोनों सिर्फ अपनी बदकिस्मती को दोष दे सकते हो। पूरी ताकत से लड़ो, नाइनफायर ने कहा। अगर तुम हमारे जीवंश के लिए युद्ध में मारे गए तो भी तुम पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर सकते हो। अगर तुमने विरोध किया तो मैं तुम्हारी आत्माओं को चकनाचूर कर दूंगा। हम आज्ञा मानेंगे। नीले कवचधारी योद्धा और सफेद वस्त्रधारी युवती दोनों ने अपने सिर नीचे कर लिए। एक बार आत्मा बंधन स्थापित हो जाने के बाद उन्हें अपने स्वामी के आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। अन्यथा उनका स्वामी आसानी से उनकी आत्माओं को नष्ट कर सकता था। परी क्रेन के मरने के बाद यचुआन, तुम अगले जाओगे। नाइनफायर ने यचुआन को देखा। ठीक है। यचुआन ने सिर हिलाया। वह जिफू शिष्य स्तर पर केवल 1 घंटे तक ही लड़ सकता था। नेदरवाइम हेवनलॉक संरचना के लिए वह सबसे कम उपयोगी था। स्वाभाविक रूप से वह जी कबीले का पहला सदस्य होगा जो आगे बढ़ेगा। एक बार यचुआन मर जाए, लियू जिंग, तुम चले जाओ। नाइनफायर ने बूढ़े नौकर आह जिंग की ओर देखा। आह जिंग ने सिर हिलाया। एक बार लियू जिंग मर जाए, जी शैडो, तुम चली जाओ। नाइनफायर ने अपनी छोटी बहन की ओर देखा। दादी छाया ने सिर हिलाया। ग्रैनी शैडो के मरने के बाद ट्रूकीप, तुम चले जाना। नाइनफायर ने ट्रूकीप की ओर देखा। मैं तुरंत पीछे आऊंगा। असहमति में एक भी आवाज नहीं उठी। ये देखकर निंग के दिल में बहुत दर्द हुआ। उसने जल्दी से कहा, कुलपति, मैं सबसे ताकतवर हूँ और मैं उन्हें रोक भी सकता हूँ। अगर मैं उन पर बार बार घात लगाऊं तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि नोंग जिदाओ का ध्यान भटक जाए और वह उस संरचना को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित न कर पाए। क्या तुमने सुना नहीं कि निपुंजू ने अभी क्या कहा? नाइनफायर चिल्लाया। तुम्हें उसकी दिव्य ब्लैक ब्लड सुई से चोट लगी है। वह तुम्हारी लोकेशन भांप सकता है। एक बार जब तुम उसके पास पहुंचोगे तो वह तुम्हारे लिए एक जबरदस्त जवाबी हमला जरूर करेगा। हम मर जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि पूरे जी वंश को निराश कर दोगे, समझे? निंग ने अपने दांत पीस लिए। जी निंग, दादी साया ने भारी आवाज में कहा, अगर तुमने दोबारा आने की हिम्मत की तो मैं तुरंत तुम्हारे सामने आत्महत्या कर लूंगी। दादी छाया, निंग का दिल कांप उठा। जी निंग। यचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा, फिर उसे निर्देश दिए, हमारी मौत को व्यर्थ मत बनाओ। पुस्तक 6, अध्याय 27, जी निंग का प्रस्थान। जी निंग ने धीरे से सिर हिलाया, मैं लड़ने नहीं जाऊंगी।
अच्छा, G95 ने अपनी नजरों से उन्हें घूरा। सब लोग अपनी अपनी जगह पर लौट जाओ। लैंडविम, अभी के लिए तुम ड्रैगनटेल फॉर्मेशन के केंद्र में जी-निंग की जगह ले लोगे। हम नेदरविम को नियंत्रित करेंगे और हमला करेंगे। हाँ, लैंडविम, ग्रैनी शैडो, जिंग और ट्रूकीप सभी तुरंत अपने अपने स्थानों पर चले गए। नीचे का कोहरा छा गया। एक घुमावदार, कुंडलित, बर्फ जैसे सफेद रंग का फ्लड ड्रैगन वहां लेटा था और उसके शरीर के भीतर सिद्धजू और बाकी लोग साफ तौर पर काफी सतर्क थे। जाहिर है, निंग के पहले के पराक्रम ने सिद्धजू को मन ही मन आश्चर्यचकित कर दिया था। फिर भी बाकी जिफू शिष्य काफी निश्चिंत थे। हालांकि जी-निंग एक राक्षस है, फिर भी वह सिर्फ एक जिफू शिष्य है। वह सिद्धा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मास्टर अंकल की तुलना में जी-निंग बहुत कमजोर है। जी वंश बर्बाद हो गया है। सभी जिफू शिष्य एक दूसरे के साथ काफी आराम से बातचीत कर रहे थे। नोंग जिदाओ की आंखें बंद थीं और वह उस संरचना का विश्लेषण करने में लगा हुआ था। अचानक दूर घने कोहरे के बीच एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। फुफ! काले ड्रेकोनिक शल्कों से ढकी एक विशाल ड्रेकोनिक पूंछ उनकी ओर तेजी से आए। टकराना, बर्फ जैसे सफेद फ्लड ड्रैगन के कुंडलित शरीर पर व्यापक प्रहार हुआ, जिससे पूरा ड्रैगन ही पीछे की ओर गिर गया। हालांकि निपुण जू, नोंग जिदाओ और अन्य स्वाभाविक रूप से ड्रैगन के शरीर के भीतर ही रहे। घात लगाकर हमला किया गया। एक और घात। जी-निंग भी हार गई। जी कबीले ने हम पर फिर से घात लगाने की हिम्मत की। सभी क्रोधित हो गए, ये देखते हुए कि फ्लड ड्रैगन भी कैसे उड़ गया था। नोंग जिदाओ, जो उस संरचना का विश्लेषण करने में लगा हुआ था, स्वाभाविक रूप से चौंक कर जाग गया। निपुण जू बर्फ जैसे सफेद बाड़ वाले ड्रैगन के ड्रैकोनिक सिर के पास खड़ा था। वह जोर से चिल्लाया, तुम मौत को दावत दे रहे हो। वाह! उसके हाथों में मौजूद विशाल सील अचानक हवा में उड़ गई और तेजी से 300 मीटर के आकार तक फैल गई और सीधे उस निर्लज विशाल ड्रेकोनिक पूंछ से टकरा गई। धमाका! एक जबरदस्त विस्फोटक ध्वनि। ड्रेकोनिक शल्क उड़ गए और ड्रेकोनिक पूंछ भी फट गई और बिखरी हुई ऊर्जा तेजी से अधोलोक में विलीन हो गई। मास्टर अंकल, नोंग जिदाओ ने भौहें चढ़ाकर दूर के कोहरे की ओर देखा। मास्टर अंकल, जी-निंग भी आपका मुकाबला नहीं कर सकती थी। जी कबीले के पास पहले ही सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब वे बस समय बर्बाद करने और मुझे उनकी संरचना तोड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। निपुण जू ने सिर हिलाया। जिदाओ, बस इस बात पर ध्यान केंद्रित करो कि इस संरचना को कैसे तोड़ा जाए। अभी अभी मैं अचानक से पकड़ा गया था। अब जब मैं तैयार हूँ तो मैं निश्चित रूप से जी कबीले के घात प्रतिघातों का तुम पर असर नहीं होने दूंगा। फुश! निपुण जू ने अपना हाथ हिलाया और एक काली डोरी तेजी से सैकड़ों मीटर लंबी हो गई। ये बर्फीले सफेद फ्लड ड्रैगन के चारों ओर घूमती रही, जबकि भव्य मुहर निपुण जू के पास लौट आए। जब तक वह नेदरवाइम प्रकट होने का साहस करेगा, मैं उसे तुरंत चकनाचूर कर दूंगा, निपुण जू ने कहा। बस कुछ ही क्षण बाद, वाह! अचानक एक धुंधली सी झलक उभरी। ये ड्रेकोनिक पूंछ थी, जो एक बार फिर से आकर्षक लग रही थी। बूम! काली डोरी अचानक जोर से झपटी। पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने का, जिसे एक वांशियांक सिद्ध स्वयं निर्देशित कर रहा था। कोड़े का प्रहार ड्रैकोनिक पूंछ को तुरंत चकनाचूर करने के लिए काफी था। बर्फ जैसे सफेद फ्लड ड्रैगन के भीतर नोंग जिदाओ ने आखिरकार राहत भरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर उस संरचना का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया। बाहरी लड़ाइयों की साधारण आवाजें और शोरगुल उस पर ज्यादा असर नहीं कर रहे थे। पहाड़ पर आधे रास्ते पर नाइन फायर, निंग, यिचुआन, फेरी क्रेन और व्हाइट वाटर हाउंड सभी उपस्थित थे। सिर्फ नेदरवम पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। नाइन फायर ने सिर हिलाया। अडेप्ट जू, अकेले ही नेदरवम को तितर बितर करने के लिए काफी है। नोंग जिदाओ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें अभी भी पूरी ताकत से सब पर निर्भर रहना होगा। आखिरकार नेदरवाइम तो बस एक ऊर्जा निर्माण था। जहां तक राक्षसों और मनुष्यों का सवाल है, वे जीवित प्राणी थे। वे कुछ खास तरकीबें अपना सकते थे, जैसे कि दाव सील को मुक्त करना वगैरह। लैंडविम, नाइन फायर ने मन ही मन कहा, जाओ। नीले कवचधारी आदमी की शक्ल में लैंडविम ने उस गलियारे की ओर देखा जो उसके सामने गहरे कोहरे में दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में कड़वाहट की एक झलक थी। हाय हाय! जब उसने अपने जीवन में घटित अनुभवों के बारे में सोचा तो उसका हृदय दुख से भर गया। एक आत्मिक पशु के रूप में वश में होने के बाद किसी की एकमात्र आशा एक दयालु स्वामी से मिलना ही थी, अन्यथा जीवन कष्टमय हो जाता। उदाहरण के लिए, जेड चाइल्ड की मृत्यु के बाद उसे फिर से अधीन होने के लिए मजबूर किया गया था और अब उसे मृत्यु की ओर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। लेकिन भले ही उसे मौत के घाट उतारा जा रहा था, फिर भी उसने विरोध करने की जरा भी हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वह यहीं मर गया तो भी उसे पाताल लोक जाना पड़ेगा। अपनी आत्मा की शक्ति के कारण जिफू स्तर के डायर मॉन्स्टर के रूप में वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली भूत होगा जिसके लिए भूतों की सेना में शामिल होना आसान होगा। लेकिन अगर वह विरोध करता तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाती। कितना घृणित! नीले कवच वाला वह आदमी तुरंत अपने असली रूप में बदल गया, एक विशाल पंजों वाला लैंडवम। लैंडवम का विशाल शरीर पहाड़ पर तेजी से आगे बढ़ता हुआ नीचे के कोहरे के गलियारे से गुजरता हुआ अडेप्ट जू की ओर बढ़ रहा था। कुछ क्षण बाद लैंडविम गलियारे के माध्यम से बर्फीले सफेद फ्लड ड्रैगन की धुंधली आकृति को, साथ ही फ्लड ड्रैगन के शरीर के भीतर की आकृतियों को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। स्वूश! लैंडविम अचानक आगे की ओर उड़ गया। वाह! वह तुरंत आगे बढ़ा।
नोंग जिदाओ बर्फ जैसे सफेद फ्लड ड्रैगन के भीतर था और उसकी संरचना का विश्लेषण कर रहा था। जिफू के बाकी शिष्य आसपास के इलाकों को घूर रहे थे, जबकि निपुण जू अपने जादुई खजाने पर सवार होकर किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार था। लैंडविम जिफू के सभी शिष्यों ने इसे तुरंत पहचान लिया। दहाड़ लैंडविम आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि निपुण जू को अपने जादुई खजाने के साथ हमला करने का मौका मिलता, उसने अपना सिर उठाया, एक दुखद उग्र चीख निकाली जिसने स्वर्ग को हिला दिया। और इसके तुरंत बाद लैंडविम के शरीर से एक भयानक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट हुआ, जिससे निपुण जू का चेहरा बदल गया। सावधान, गड़गड़ाहट। एक शीर्ष जिफू स्तरीय देव जानवर होने के नाते इसकी जिफू झील एक मानव जिफू स्तरीय साधक की जिफू झील से कहीं अधिक विशाल थी। इसमें निहित तात्विक की मात्रा भी असीम और गहरी थी। तात्विक की मात्रा के संदर्भ में इस देव जानवर की जिफू झील किसी प्रारंभिक वांशियांक सिद्ध की झील से कमतर नहीं थी। इतने वर्षों में संचित सभी मौलिक की अचानक फट गईं, जिससे एक अतुलनीय शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे लैंडविम का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और वह हर दिशा में बेतहाशा फैल गया। ब्लॉक निपुण जू ने जल्दी से उस भव्य मुहर को नियंत्रित किया ताकि वह एक प्राचीर की तरह काम करे और उसके सामने अवरोध पैदा कर दे। गड़गड़ाहट, भयानक विस्फोट हर दिशा में फैल गया और पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने अर्थ गैरिसन सील को उड़ाकर अलग कर दिया। लेकिन सील के उड़ जाने के बाद बर्फीले सफेद फ्लड ड्रैगन के शरीर पर पड़ने वाले शेष प्रभाव काफी कम हो गए, जिससे बर्फीले सफेद ड्रैगन कई बार लुढ़का, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित रहा। क्या हो रहा है? नोंग जिदाओ ने अपनी आंखें खोलीं। आत्मा विस्फोट। यह एक लैंडविम था जिसने खुद को उड़ा लिया, जिफू शिष्यों ने कहा। नोंग जिदाओ ने आश्चर्यचकित होकर कहा, लैंडविम? यह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड का लैंडविम था। जमीन में बने विशाल गड्ढे को देखते हुए निपुण जू की आंखें सिकुड़ गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, ये लैंडविम राक्षसों के बीच एक देव जानवर था। इसकी जिफू झील में मौजूद तात्विक की मात्रा अतुलनीय रूप से विशाल थी। यह आत्मा विस्फोट सचमुच आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था। पहाड़ पर आधे रास्ते पर नाइनफायर ने परिसारस की ओर देखा, जो अब सफेद वस्त्र पहनी युवती के रूप में थी। लैंडविम मर चुका है परिसारस, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, परिसारस ने जरा भी संकोच नहीं किया तथा तुरंत ही अपने सामने आए अधो कोहरे से होकर सुरंग की ओर चल पड़ी। लेकिन उसके जाने के कुछ ही क्षण बाद धमाका, एक गड़गड़ाहट वाला विस्फोट जिसे वे महसूस कर पा रहे थे। इतनी जल्दी? यिचुआन ने भौहें चढ़ाईं। वह निपुण जू के पास नहीं गई। नाइनफायर गुर्राया। वह परिसारस, वह पहले नोंग जिदाओ की सवारी थी। शायद नोंग जिदाओ के साथ उसका गहरा रिश्ता था। मैंने उसे खुद को उड़ाने के लिए मजबूर किया और इसलिए उसने बीच रास्ते में ही खुद को उड़ा लिया। नोंग जिदाओ को जरा भी परेशान किए बिना निंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। एक मालिक को स्वीकार करने पर आत्मा जानवर के हृदय में वह स्वाभाविक रूप से अपने स्वामी के प्रति बहुत आज्ञाकारी महसूस करता होगा। परिसारस का इस तरह व्यवहार करना इस बात का प्रमाण था कि नोंग जिदाओ के प्रति उसका स्नेह कितना गहरा था। नोंग जिदाओ, नाइनफायर जोर से चिल्लाया। तुम्हारी पूर्व आत्मा जानवर सवारी परिसारस, मैंने उसे तुम पर हमला करने का आदेश दिया था, लेकिन उसने तुम तक पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में ही खुद को उड़ा लिया। ऐसा लगता है कि तुम्हारा और आत्मा जानवर का रिश्ता काफी करीबी था। उसकी आवाज दूर तक पहुंच गई। निपुण जू और बाकी सब चुप हो गए। उन्होंने नोंग जिदाओ की ओर देखा, जिसने आंखें खोली और दर्द भरी नजरों से दूर तक देखा। क्रेन, बच्चा, क्रेन। इससे पहले जब उसने भागने का फैसला किया था तो उसके पास केवल एक ही लघु टेलीपोर्टेशन दावसील थी और इसलिए वह अपनी परी क्रेन नहीं ले गया था। उसने उसे अपने बंधन से मुक्त कर दिया था, इस उम्मीद में कि परी क्रेन जीवित रह सकेगी। लेकिन अब उसकी क्रेन ने उसे परेशान न करने के लिए वास्तव में खुद को दूर उड़ा लिया था। क्रेन, नोंग जिदाओ उसे भूलना चाहता था, लेकिन अतीत की तस्वीरें उसके मन में उमड़ रही थीं, जिससे उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। प्रशिक्षु भतीजा जिदाओ, निपुण जू चिल्लाया। ये जी कबीले की एक मनोवैज्ञानिक चाल है, तुम इससे प्रभावित नहीं हो सकते। जल्दी करो और इस संरचना को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करो, यही मायने रखता है। नोंग जिदाओ ने सिर हिलाया। ठीक है। हालांकि वह इस सिद्धांत को समझता था, फिर भी वह अपने और परिसारस के बीच की सैकड़ों सालों की दोस्ती को इतनी आसानी से कैसे भुला सकता था? वह सचमुच कैसे शांत हो सकता था? परिसारस के आत्मा विस्फोट का उस पर जो असर हुआ वह जी निंग के पहले हमले से कहीं ज्यादा था। ऑक्सहॉर्न पर्वत के आधे रास्ते पर निंग बेहद घबराया हुआ था। उसने अपने पिता को घूरा। कुलपति की मूल योजना के अनुसार लैंडविम और परिसारस के नाश के बाद उसके पिता ही जाएंगे। एक बर्तन में चाय बनाने में जितना समय लगता है वह बीत चुका है, नाइनफायर ने अचानक कहा। परिसारस के आत्मा विस्फोट का नोंग जिदाओ पर गहरा असर हुआ था, लेकिन अब जबकि कुछ समय बीत चुका है, मुझे लगता है कि नोंग जिदाओ शांत हो गया होगा। यिचुआन, अब तुम्हारी बारी है। यिचुआन ने सिर हिलाया। तुम्हें नोंग जिदाओ को परेशान करने और उसे संरचना के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करने से रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा, नाइनफायर ने कहा। आखिरकार लैंडविम और परिसारस को हाल ही में पालतू बनाया गया था। वे हमारे जी कबीले के प्रति पूरी तरह वफादार नहीं थे, इसलिए उन दोनों को आत्मा विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो दुश्मन को परेशान करने का सबसे आसान और तेज तरीका था। उन दोनों के लिए देरी करने की एक सीमा थी। अंततः हमें मुख्य रूप से अपने ही लोगों जी कबीले पर निर्भर रहना पड़ा। मुझे पता है। यिचुआन ने सिर हिलाया। छोड़ो मुझ पर। लेकिन इससे पहले जी निंग। यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। निंग ने अपना सिर उठाया और अपने पिता की ओर देखा। तुम अब जा सकते हो।
यिचुआन ने अपने बेटे की तरफ देखा और फिर कहा, तुम यहाँ बेकार हो। अगर तुम ज्यादा देर तक रुकोगे तो और भी चीजें आ सकती हैं। अभी जाओ, मुझे अब जाना चाहिए। निंग आंखें फाड़े घूर रहा था। उसके पिता युद्ध में अपनी जान जोखिम में डालने वाले थे। उन्हें अब जाना चाहिए था। जाना? यिचुआन भौंकने लगा। निंग अपने पिता के चेहरे के भाव देखकर समझ गया। उसके पिता मन ही मन हमेशा से एक घमंडी और अहंकारी इंसान रहे थे। मौत का स्वागत करते हुए भी वह अपने बेटे को ये सब नहीं दिखाना चाहते थे। जी निंग। पास में खड़ी 95 भी यिचुआन की बात समझ गई। उसने तुरंत कहा, जाओ, जल्दी करो और जाओ। पास में ही रहने वाला व्हाइट वाटर हाउंड भी वहां आया। उसने अपना सिर उठाया और जी निंग की ओर देखा। उसकी आंखें लालसा और प्रेम से भरी थीं। अंकल व्हाइट। निंग व्हाइट वाटर हाउंड को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। इस बार अंकल व्हाइट समेत बाकी लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि बाहर एक विशाल सीलिंग संरचना बनी हुई थी। सिर्फ निंग ही बच सकता था। पिताजी, अंकल व्हाइट। निंग ने अंकल व्हाइट को पकड़ लिया, अपने पिता की ओर देखते हुए। उनकी आंखें दुर्लभ आंसुओं से भर गईं। जाओ, यिचुआन गुस्से से चिल्लाया। निंग पीड़ा में था। वह जाना नहीं चाहता था। वह सचमुच जाना नहीं चाहता था। वह वहीं रहना चाहता था। उनके साथ रहकर मृत्यु तक युद्ध करना चाहता था। मौत तक लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। 95 ने निंग की ओर देखा। लेकिन अकेले जाने का फैसला करने के लिए और भी ज्यादा हिम्मत चाहिए। जी निंग, हमें निराश मत करना। व्हाइट वाटर हाउंड ने भी धीरे से अपना सिर उठाकर निंग की ओर देखा और निंग से वहां से चले जाने का आग्रह किया। निंग ने अपने पिता को देखा, व्हाइट वाटर हाउंड को देखा, अपने कुलपति को देखा। मैं जाऊंगा, निंग ने भारी आवाज में कहा। वह मुड़ा और नीचे कोहरे के बीच से दिखाई देने वाले गलियारे से बाहर चला गया। वह मन ही मन खुद से चिल्ला रहा था कि वह सचमुच यहाँ से नहीं जाना चाहता। वह अपने पिता के साथ, अपने चाचा व्हाइट के साथ यहीं रहना चाहता था और उनसे लड़ना चाहता था। लेकिन उसके विवेक ने उसे बताया कि उसे जाना ही होगा, वरना कुलपति और बाकी सभी लोग खुली आंखों से, आक्रोश से भरे हुए मर जाएंगे। सीलिंग संरचना का प्रकाश सर्वत्र था और यह पानी की तरह लहरा रहा था तथा पूरे क्षेत्र को अपने में बंद कर रहा था। तोड़ना, तोड़ना। निंग ने अपनी कम 1000 तलवारों की संरचना और अपनी डाकनॉर्थ तलवारों का उपयोग किया, लेकिन सीलिंग संरचना को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। क्यों? क्यों? निंग अपने दिल में पीड़ा से चीख रहा था। अगर वह इस भव्य सीलिंग संरचना को तोड़ पाता तो वह अपने पिता पैट्रियार्क और व्हाइट वाटर हाउंड को पीछे हटने में मदद कर पाता। लेकिन नेदरवम हेवनलॉक संरचना और इस सीलिंग संरचना के बीच कुछ दूरी थी। निंग के पास नेदरवम हेवनलॉक संरचना की सहायता नहीं थी, इसलिए उसकी लेसर 1000 स्वॉर्ड संरचना की शक्ति तुरंत कम हो गई। वह अभी जेड चाइल्ड से लड़ भी नहीं पाता। यद्यपि डार्कनॉर्थ तलवारें कुछ अधिक शक्तिशाली थीं, फिर भी वे इस भव्य सीलिंग संरचना को तोड़ने में सक्षम नहीं थीं। जूली, नोंग जिदाओ, स्नो ड्रैगन पर्वत। निंग ने विशाल अंतहीन अधोलोक कोहरे में छिपे कुंडलित नेदरवाइम को देखने के लिए मुड़कर देखा। मैं, जी निंग, कसम खाता हूँ कि अपने जीवन काल में मैं तुम सबको मिटा दूंगा। ट्रेसलेस तावीज जी निंग के हाथों में प्रकट हुआ। फुश, उसके चारों ओर का स्थान तरंगित हो गया और जी निंग बहुत दूर जाकर गायब हो गई। पुस्तक 6, अध्याय 28, दिव्य क्षमता हॉल की 7 महान दिव्य क्षमताएं। अरे, बर्फीले सफेद फ्लड ड्रैगन के ड्रैकोनिक सिर के भीतर खड़े निपुण जूली ने भौहें चढ़ाईं। भव्य सीलिंग संरचना उसके नियंत्रण में थी और इसलिए वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, कोई मेरे ग्रैंड सीलिंग फॉर्मेशन पर अंदर से हमला कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे जी कबीले का कोई व्यक्ति भागना चाहता है। दुर्भाग्य से नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन की सहायता के बिना उनमें से सबसे शक्तिशाली जी निंग भी इस फॉर्मेशन को भेद नहीं पाती। उन्हें बस आज्ञाकारी होकर मौत का इंतजार करना होगा। निपुण जू की ठंडी, कपटी निगाहों में हत्या के इरादे का संकेत था। हालांकि उसने निंग को घायल करने के लिए अपने पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने दिव्य ब्लैक ब्लड नीडल का इस्तेमाल किया था, लेकिन असल में उसे निंग की स्थिति का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पहले जब उसने जोर से कहा था कि उसे निंग की स्थिति का अंदाजा हो गया है, तो वह पूरी तरह से झूठ बोल रहा था। आखिरकार अगर जी कबीले के दूसरे सदस्य आकर हमला कर देते तो उसे ज्यादा दबाव महसूस नहीं होता, लेकिन निंग के घात लगाकर किए गए हमले ने उसे बहुत दबाव में डाल दिया। उसे भरोसा था कि जी कबीला जरूर निंग को बहुत महत्व देता है, इसलिए उसने जानबूझकर नाटक किया, जोर से चिल्लाया और इसका असर बहुत अच्छा हुआ। जी कबीले के बुजुर्गों ने चाहे कुछ भी हो जाए निंग को दोबारा जोखिम में डालने से मना कर दिया। सरपेंट विंग झील। झील के बर्फीले पानी के भीतर सरसराहट। झील के पानी की गहराई में अंतरिक्ष में लहरें उठीं और निंग कहीं से प्रकट हो गया। ये है। निंग ने अपने ऊपर फैली असीम झील के पानी को देखा। उसे जलीय संपदा की उपस्थिति का आभास हो गया। ये सरपेंट विंग झील है। इससे पहले उसने सरपेंट विंग झील की सामान्य दिशा में टेलीपोर्ट करने के लिए ट्रेसलेस टेलिस्मैन को सक्रिय करने हेतु पूरी तरह से सामान्य ज्ञान और अनुभूति पर भरोसा किया था। सरपेंट विंग झील की परिधि 100 किलोमीटर थी और इसलिए निंग के टेलीपोर्टेशन के परिणामस्वरूप वह झील के पानी में गहराई तक गिर गया था। जलीय संपदा। अंदर की ओर निंग ने इच्छा व्यक्त की, जब तक उसे जलीय जागीर की उपस्थिति का आभास होता रहेगा वह उसमें प्रवेश कर सकेगा। उसके चारों ओर झील के पानी में एक विशालकाय भूरे सिर का भूत प्रकट हुआ, जिसने निंग को अपने मुंह में निगल लिया। प्राचीन जलीय संपदा के भीतर मुख्य हॉल में विशाल प्रार्थना की चटाइयां बिखरी पड़ी थीं। सब कुछ वैसा ही था जैसा निंग ने छोड़ा था। अरे, निंग अचानक मुख्य हॉल में प्रकट हुआ। उसने तुरंत दूर से बूढ़े काले बैल और विशाल पीले भालू को देखा।
मुझे लग रहा है कि तुम एक दुष्टात्मा शरीर शोधक के रूप में रक्त बूंद पुनर्जन्म स्तर तक पहुंच चुके हो। क्या तुम दिव्य क्षमता हॉल में प्रवेश करने आए हो? विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। उसकी आंखों में अचानक संदेह की एक झलक दिखाई दी। जी निंग, मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारा हृदय असीम क्रोध, घबराहट और हत्या के इरादे से भरा हुआ है। आखिरकार तुम्हारा सामना किससे हुआ? निंग का दिल अभी भी अपने पिता, अंकल वाइट, कुलपति और ऑक्सहॉर्न पर्वत पर रहने वाले अन्य लोगों के लिए चिंता से भरा हुआ था, जो मृत्यु के कगार पर थे। विशाल पीले भालू के शब्द सुनकर उसके मन में अचानक एक प्रकाश पौधा। सही, जलीय संपदा की भावना। बूढ़ा काला बैल अमर श्रेणी के जादुई खजाने की आत्मा था, जबकि विशाल पीला भालू उससे भी ज्यादा अथाह था। उसने अमर जुहुआ पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। इसके अलावा विशाल पीला भालू अपने साथ अनंत काल की आभा लिए हुए प्रतीत होता था, जो निंग द्वारा कल्पना की गई लेडी नुवा की छवि की शाश्वत अमिट आभा से बहुत मिलती जुलती थी। ये जलीय संपदा उसके सक्रिय नियंत्रण के बिना भी उसे स्थानिक टेलीपोर्टेशन की सुविधा दे सकती थी। इस तरह की क्षमता बिल्कुल अकल्पनीय थी। वरिष्ठ, निंग ने संक्षिप्त व्याख्या की, मेरा जी कबीला इस समय एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है। हम एक शक्तिशाली शत्रु का सामना कर रहे हैं, जिसकी शक्ति लगभग प्रारंभिक वांशियांक सिद्ध के स्तर की है और जिसके पास पृथ्वी श्रेणी के कम से कम 3 जादुई खजाने हैं। अपने पवन पंख बचाव के बल पर मैं उससे लड़ने में सक्षम था, लेकिन अंत में मैं फिर भी उससे हार गया और भागने पर मजबूर हो गया। वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप कोई ऐसा तरीका सुझा सकते हैं जिससे मैं इस वांशियांक सिद्ध को हरा सकूं और अपने परिवार को बचा सकूं? विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। हालांकि तुम्हारे पास विंडविंग इवेजन क्षमता है, लेकिन यह एक बहुत ही अपरिष्कृत दैवीय क्षमता है जिसे सरलीकरण प्रक्रिया से गुजारा गया है। ये केवल तुम्हारी गति और चपलता को बढ़ाती है। हालांकि तुम्हारी वास्तविक शक्ति नहीं बढ़ी है और इसलिए तुम्हारा दोष स्पष्ट है। अगर कोई वांशियांक सिद्ध तुम पर हमला करने और तुम्हारी चपलता को सीमित करने के लिए बड़ी संख्या में जादुई खजानों का उपयोग करे तो तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। निंग ने सिर हिलाया। वरिष्ठ, आपकी बात सही है, लेकिन उसे हराने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं दिव्य क्षमता हॉल में जाऊं और कोई दिव्य क्षमता हासिल कर लूं तो क्या मैं उस वांशियांक सिद्ध को हरा पाऊंगी? दिव्य क्षमता हॉल में अनेक दिव्य क्षमताएं हैं, विशाल पीले भालू ने कहा। यदि आप एक उच्च स्तरीय दिव्य क्षमता सीख सकें तो आपके लिए एक मध्यम स्तरीय वांशियांक सिद्ध को भी मारना बहुत आसान होगा। निंग के चेहरे पर अदम्य उत्साह दिखाई दिया। उसके दिल में जो घबराहट और दर्द था वह तुरंत आशा में बदल गया। उसे दिव्य क्षमता प्राप्त करनी थी और फिर वह अपने पिता, अंकल वाइट, पैट्रियार्क और अन्य लोगों को बचाने जाएगा। मैं एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में रक्त बूंद पुनर्जन्म स्तर पर पहुंच गया हूँ। मैं ट्रेजर हॉल से एक नश्वर श्रेणी का जादुई खजाना प्राप्त कर सकता हूँ। निंग ने जल्दी से कहा। वरिष्ठ, कृपया मुझे चुनने दें, मैं जल्दी से चयन करूंगा। मैं एक शक्तिशाली जादुई खजाना चुनूंगा ताकि मैं दिव्य क्षमता हॉल में जाकर प्रयास कर सकूं। वह जितना अधिक शक्तिशाली होगा, दिव्य क्षमता हॉल को चुनौती देने में उसकी संभावना उतनी ही अधिक होगी। जरूरत नहीं, विशाल पीले भालू ने सिर हिलाया। दिव्य क्षमता हॉल बाद की पीढ़ियों के दुष्ट देवताओं के लिए एक परीक्षा है। ये किसी को भी तात्विक की और किसी भी जादुई खजाने का उपयोग करने से रोकता है। आपको एक दुष्ट देवता के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा और आपके हथियार भी आपको दिव्य क्षमता हॉल द्वारा प्रदान किए जाएंगे। मुझे मौलिक की और जादुई खजानों का उपयोग करने से मना किया गया है। निंग थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे समझ आ गया। यह एक परीक्षा थी, एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में उसकी क्षमताओं की परीक्षा। ये समझ में आता था कि रिफाइनर से जुड़ी सभी चीजें वर्जित थीं। तुम सिर्फ 5 साल के हो। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। तुम 10 साल के होने तक इंतजार कर सकते हो, तब तक तुम्हारी शक्ति कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि अगर तुम उस समय दिव्य क्षमता हॉल में जाओगे तो तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं प्राप्त हो जाएंगी। ये दिव्य क्षमता हॉल एक ऐसी जगह है जहां तुम सिर्फ एक बार ही प्रवेश कर पाओगे। क्या तुम सच में अभी प्रवेश करोगे? हाँ, निंग ने सिर हिलाया। मैं तुरंत दिव्य क्षमता हॉल में प्रवेश करने जा रहा हूँ। संभवतः 5 वर्षों में जब वह दिव्य क्षमता हॉल को चुनौती देगा तो उसे और भी अधिक शक्तिशाली दिव्य क्षमता प्राप्त होगी। लेकिन उसके पिता, अंकल वाइट और अन्य लोग इंतजार नहीं कर सके। अब तक उसके पिता ने स्नोड्रैगन पर्वत को विलंबित करने के लिए संभवतः एक निषिद्ध उपाय अपनाना शुरू कर दिया था। संभवतः यह उसके पिता के जीवन का अंतिम क्षण था। अगर मैं 1 घंटे के अंदर ऑक्सहॉर्न पर्वत पर वापस लौट सकूं, तो शायद मैं पिताजी को बचा सकूं। निंग आशा से भर गया। वह इस समय हर पल के लिए संघर्ष कर रहा था। चूंकि तुमने तय कर ही लिया है तो आ जाओ। विशाल पीला भालू सीधे पास के गलियारे की ओर बढ़ा। निंग तेजी से उसके पीछे पीछे चल रहा था। पास ही खड़ा बूढ़ा काला बैल बुदबुदाया, क्या बर्बादी है। अगर तुम 5 साल और इंतजार करते तो तुम्हें दिव्य क्षमता हॉल से और भी ज्यादा शक्तिशाली दिव्य क्षमता जरूर मिल जाती। दिव्य क्षमता कक्ष का कांसे का दरवाजा बंद था। दरवाजे की सतह पर एक विशाल हाथ की नक्काशी थी। वह हाथ सर्वशक्तिमान लग रहा था, मानो उसने आकाश को ढंक लिया हो और धरती को ढंक लिया हो। असीम शक्ति से भरा हुआ विशाल पीले भालू को मुख्य हॉल के द्वार से दिव्य क्षमता हॉल के द्वार तक पहुंचने के लिए बस 3 कदम चलने की जरूरत थी। पहुंचते ही मानो उसे पता था कि निंग इस समय बहुत घबराया हुआ है। उसने मुड़कर निंग की ओर देखा, जो बिजली की कौंध की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। मेरे पीछे आओ,
विशाल पीले भालू ने कहा। गड़गड़ाहट। कांसे का दरवाजा खुला। हॉल के अंदर असीम धूसर रोशनी फैल गई। जब ये धूसर रोशनी विशाल पीले भालू और निंग के शरीर पर पड़ी तो वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। गड़गड़ाहट। हॉल का दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। बूढ़ा काला बैल हॉल के बाहर ही रहा। बूढ़े काले बैल ने अपना सिर उठाया, गेट की ओर देखा, फिर आह भरी। जी निंग की प्रतिभा को देखते हुए वह अमर जुहुआ से भी ज्यादा राक्षस है। इसके अलावा वह बहुत कम उम्र में इस जलीय संपदा में आया था। उसकी स्थिति अमर जुहुआ से कहीं बेहतर है। पहले जब अमर जुहुआ जलीय संपदा में आया था तब उसकी उम्र सिर्फ 10 साल से भी ज्यादा थी। उसके लिए दिव्य क्षमता हॉल में प्रवेश करना संभव ही नहीं था। अगर अमर जुहुआ को दिव्य क्षमता हॉल को चुनौती देने और एक शक्तिशाली दिव्य क्षमता हासिल करने का मौका मिलता तो शायद वह एक ढीला अमर नहीं बनता। बूढ़े काले बैल ने आह भरी। मुझे आश्चर्य है कि यह जी निंग किस तरह की दिव्य क्षमता हासिल करेगा। यहाँ तक कि बूढ़े काले बैल को भी नहीं पता था कि इस दिव्य क्षमता हॉल में कौन सी दिव्य क्षमताएं हैं। धुंधला धूसर क्षेत्र एक खाली शून्य जैसा लग रहा था। निंग और विशाल पीला भालू अचानक इसी जगह पर प्रकट हो गए। निंग ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये पूरी संपत्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जा सकता है। विशाल पीले भालू ने नींद की ओर देखा, फिर आह भरी। मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार के सदस्य इस समय प्राणघातक खतरे में हैं, लेकिन तुम्हारे पास इस दिव्य क्षमता हॉल को चुनौती देने का केवल एक ही मौका है। मेरी सलाह है 5 साल और इंतजार करो। 5 साल बाद जब तुम और शक्तिशाली हो जाओ तो आकर इस हॉल को चुनौती दो। मैंने अपना निर्णय ले लिया है। निंग ने कहा। तुम्हारे परिवार के सदस्यों की मृत्यु भी इस अवसर से कम महत्वपूर्ण है। विशाल पीले भालू ने कहा। तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि इस दिव्य क्षमता हॉल में मौजूद दिव्य क्षमताएं क्या दर्शाती हैं। इस दिव्य क्षमता हॉल में 7 शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं हैं। अगर तुम उनमें से सबसे शक्तिशाली क्षमता प्राप्त कर लेते हो तो भविष्य में तुम तीनों लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता भी प्राप्त कर लोगे। तब तक तुम अपने पुनर्जन्म वाले परिवार के सदस्यों का भी पता लगा सकते हो। उन्हें उनके पूर्व जन्मों की स्मृतियां प्रदान करना भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा और फिर व्याकुल होकर बोला। जब से गुरु ने इस संपत्ति का निर्माण किया है तब से इस संपत्ति के उत्तराधिकारियों में मैंने तुम्हारी प्रतिभा सबसे अच्छी देखी है। अपनी प्रतिभा को व्यर्थ न गंवाओ। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ, दिव्य क्षमता हॉल की 7 दिव्य क्षमताओं में से सबसे पहली दिव्य क्षमता गुरु ने स्वयं यहाँ छोड़ी थी। बाकी 6 दिव्य क्षमताएं गुरु के 6 शक्तिशाली शिष्यों द्वारा छोड़ दी गईं। यदि आप गुरु की दिव्य क्षमता प्राप्त कर लें, भविष्य में तुम्हारे पास तीनों लोकों से बचकर एक दिव्य अमर बनने का और शायद तीनों लोकों पर प्रभुत्व स्थापित करने का भी मौका है। विशाल पीले भालू ने उन्मत्त होकर कहा। भविष्य में तुम्हारे लिए ग्रैंड जिया राजवंश जैसा विशाल राजवंश स्थापित करना भी मुश्किल नहीं होगा, जो अनगिनत वर्षों तक अस्तित्व में रहेगा। निंग ये सुनकर दंग रह गया। पहले तो विशाल पीले भालू ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब से उसने वर्षा जल तलवार क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी तब से उसके प्रति विशाल पीले भालू का रवैया काफी बदल गया था। और अब विशाल पीला भालू स्पष्ट रूप से उसे दिव्य क्षमता हॉल को चुनौती देने का यह मौका बर्बाद नहीं करने देना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि पहले गुरु की पृष्ठभूमि क्या थी? निंग ने पूछा। अनगिनत वर्ष पहले पंगु द्वारा ब्रह्मांड की स्थापना के बाद, लेकिन स्वर्ग, पाताल और नश्वर लोकों की स्थापना से पहले और 3000 महान लोकों और अनगिनत लघु लोकों के निर्माण से पहले। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। उसी समय प्रथम गुरु ने ये संपत्ति छोड़ दी थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी दिव्य क्षमताएं आगे बढ़ें। हालांकि गुरु के 6 शक्तिशाली शिष्य थे, उनमें से कोई भी गुरु की आवश्यकताओं पर खरा नहीं उतरा और इस प्रकार उन्हें वह शक्तिशाली दिव्य क्षमता प्राप्त नहीं हुई। ये संपत्ति छोड़कर गुरु चले गए। कहाँ गए मुझे नहीं पता। उनके जाने के बाद अनगिनत साल बीत गए। आदिम दानवों का युद्ध, 3000 बड़े लोगों और खरबों छोटे लोगों का जन्म। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। ये सिर्फ भाग्य और नियति की वजह से था कि यह संपत्ति इस लोक में, एक बड़े लोक में आ गई। विशाल पीले भालू ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ, तुम्हारी शक्ति को देखते हुए तुम ज्यादा से ज्यादा तीसरी दिव्य क्षमता प्राप्त कर पाओगे। जहाँ तक गुरु की दिव्य क्षमता का सवाल है, उसे प्राप्त करने की तुम्हारी संभावना 10,000 में 1 से भी कम है। निंग दंग रह गया। उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जलीय संपदा के पहले मालिक का इतिहास असाधारण रहा होगा। उसने खजाने के हॉल में कई शुद्ध यांग जादुई खजाने भी छोड़े थे, जो शक्ति में अमर श्रेणी के जादुई खजानों से भी ऊपर थे। इसी से पता चलता था कि पहला स्वामी कितना शक्तिशाली था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति संभवतः त्रिलोक का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति था। विशाल पीले भालू की बातें सही थीं। दिव्य क्षमता हॉल को चुनौती देने का केवल एक ही मौका था और इतनी शक्तिशाली दिव्य क्षमता प्राप्त करने का केवल एक ही मौका था। विशाल पीले भालू ने कहा, यदि आप इस अवसर को चूक गए तो आपको संभवतः तब तक इंतजार करना होगा जब तक आप एक दिव्य अमर नहीं बन जाते। तभी आपको ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति से मिलने और एक और अवसर प्राप्त करने का मौका मिलेगा। निंग थोड़ा हिचकिचाया, फिर पूछा, वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मध्य अवस्था वाले वांशियांग सिद्ध को मारने के लिए मुझे किस प्रकार की दिव्य क्षमता प्राप्त करने की आवश्यकता है? शीर्ष 3 में से कोई भी पर्याप्त होगा। विशाल पीले भालू ने कहा, यदि आप गुरु द्वारा छोड़ी गई सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षमता प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो चूंकि आपके पास पहले से ही एक साधारण अंतिम चरण के जिफू शिष्य दानव देव की शक्ति है,
आप उस शक्तिशाली दिव्य क्षमता का उपयोग करके एक ही तकनीक से मध्य चरण के वांजियांग सिद्ध को नष्ट कर सकते हैं। हालांकि आपके वर्तमान शक्ति स्तर पर आपके पास उस दिव्य क्षमता को प्राप्त करने का 10,000 में एक भी मौका नहीं है। क्या आप फिर भी प्रयास करने वाले हैं? हॉल को चुनौती देने का यह आपका एकमात्र मौका है। मैं करूंगी। निंग ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। शायद 5 साल बाद वह उस शक्तिशाली दिव्य क्षमता को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी भविष्य की उपलब्धियां इतनी महान होंगी कि वह तीनों लोकों पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम हो जाएगा और यहाँ तक कि अपने पुनर्जन्म वाले माता पिता को ढूंढकर उन्हें उनकी पिछली यादें भी लौटा सकेगा। लेकिन यहाँ तक कि जब उसके पुनर्जन्म वाले माता पिता को उनकी यादें वापस मिल गईं, तो क्या वे तब भी वास्तव में स्वयं ही होंगे? एक बार वे चले गए तो सचमुच चले गए। भले ही मैं वह शक्तिशाली दिव्य क्षमता हासिल न कर पाऊं, मैं निंग भविष्य में तीनों लोगों पर अपना दबदबा कायम कर सकती हूँ। मैं अभी भी जज कुई से एक बार फिर मिलने की योजना बना रही हूँ। निंग की आंखें असीम दृढ़ संकल्प से भरी थीं। और क्या कौन कहता है कि मैं वह शक्तिशाली दिव्य क्षमता हासिल नहीं कर पाऊंगी? संभावना 10,000 में एक से भी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी शून्य से बेहतर है। हाय, एक बार यह मौका चूक गए तो ये हमेशा के लिए चला जाएगा। विशाल पीले भालू ने अपना सिर हिलाया, फिर शून्य में गायब हो गया। निंग वहां अकेला रह गया, खाली धूसर शून्य के साथ। पुस्तक 6 अध्याय 29 स्ट्रॉन्गमैन। इस धूसर धुंधले स्थान में कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही निंग ने कदम रखा और धूसर धुंधले स्थान से गुजरा, ऐसा लगा जैसे वह ठोस जमीन पर कदम रख रहा हो। दिव्य क्षमता हॉल की परीक्षा कहाँ है? निंग ने अपनी नजरें उस क्षेत्र पर घुमाईं। अचानक एक फुसफुसाहट की आवाज के साथ एक विशाल काली पट्टिका उसके सामने जमीन पर आ गिरी, जिस पर 100 से ज्यादा फेंट गॉड पात्रों का घना समूह था। एक दानव देवता की तरह अपनी शक्ति का प्रयोग करो। अपने पास मौजूद हथियारों में से स्वतंत्र रूप से चुनो। आगे बढ़ो और युद्ध करो। दिव्य क्षमताएं वध के लिए बनी उत्तम कौशल हैं। जितने अधिक बलवानों को तुम मारोगे, उतनी ही अधिक शक्तिशाली दिव्य क्षमता की तुम्हें आवश्यकता होगी। यदि तुम बहुत कम मारोगे तो तुम्हें 7वीं दिव्य क्षमता भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। 7 महान दिव्य क्षमताएं, वे यही हैं। जितना हो सके उतनी बेतहाशा मार डालो। जिस क्षण तुम गिरोगे और तुम्हारा शरीर चकनाचूर हो जाएगा, दिव्य क्षमता हॉल की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। उसने विशाल पट्टिका पर उकेरे गए दानव देवता के पात्रों को देखा। उस काली पट्टिका से कुछ ही दूरी पर अचानक एक विशाल मेज प्रकट हुई, जो ढेर सारे हथियारों से ढकी हुई थी। सैकड़ों तलवारें, सैकड़ों कृपाण, सैकड़ों भाले, डंडे, अनगिनत हथियार मेज पर घनी तरह से रखे हुए थे। तो मैं सचमुच अपनी मर्जी से चुन सकता हूँ। निंग इतने सारे हथियार देखकर हैरान रह गया। उसने जरा भी हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। स्विश स्विश, उसने जल्दी से 2 लंबी तलवारें उठाईं जो उसकी डार्कनॉर्थ तलवारों से तुलनीय थीं। अरे, निंग थोड़ा हिचकिचाया। सिर्फ तलवारबाजी और रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन का इस्तेमाल करने से मेरी ज्यादा एकाग्रता नहीं जाएगी। फौरन मेज से ढेर सारी छोटी पतली लंबी तलवारें उड़कर ऊपर आ गईं। कुल मिलाकर 9 उड़ती हुई तलवारें उड़ीं। विशाल पीले भालू ने बस इतना कहा था कि इस परीक्षण के लिए प्रतिभागी को किसी भी की शोधक तकनीक का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। जहाँ तक उसकी दिव्य इच्छा का सवाल है, यह वह दिव्य इच्छा थी जो उसने एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आत्मा के माध्यम से प्राप्त की थी। स्वाभाविक रूप से इसे की शोधक तकनीक नहीं माना जा सकता था। अगर मैं अपनी दिव्य इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके इन 9 तलवारों को नियंत्रित करूं, तो हालांकि शक्ति थोड़ी कमजोर होगी, फिर भी यह मुझे सहारा देगी। निंग ने मन ही मन सोचा। इस युद्ध में उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी ताकि एक और शक्तिशाली दिव्य क्षमता हासिल कर सके। अगर उसे केवल 6ठी या 7वीं दिव्य क्षमता ही मिल जाती तो भी उसके लिए सिद्धजू को मारना मुश्किल होता। सबसे बुरी बात ये थी कि न तो विशाल पीले भालू ने और न ही उस काली पट्टिका ने उसे बताया था कि 3री या पहली दिव्य क्षमता हासिल करने के लिए उसे कितने लोगों को मारना होगा। निंग द्वारा तलवारें चुनने के तुरंत बाद उसके चारों ओर के शून्य में धूसर धुंध तेजी से घनीभूत होने लगी, जिससे एक के बाद एक मानव आकृतियां बनने लगीं। ये है, निंग का दिल बैठ गया। ये मानव आकृतियां सभी बेहद मांसल थीं। हर एक के सिर में 3-3 क्रूर आंखें थीं और उनके पूरे शरीर लगभग पूरी तरह से नग्न थे। उन्होंने कमर पर सिर्फ एक लंगोटी जैसी चीज पहनी हुई थी। उनके शरीर मांसल थे और उनके हाथों में कुल्हाड़ी, डंडे और हथौड़े जैसे कई हथियार थे। उनकी सांसें गरजने जैसी गूंज रही थीं और उनके कदमों से धरती हिल रही थी। उनके शरीर आसमान को हिला देने वाली क्रूर आभा से भर गए थे और पल भर में निंग के आसपास का इलाका इन सैकड़ों मानव आकार के शैतानों से भर गया। ये वही बलवान हैं जिनके बारे में उस पट्टिका में लिखा था। निंग चौंक गया। उसने कई किताबें देखी थीं और किताबों में दर्ज कुछ किंवदंतियों के अनुसार कुछ महाशक्तियों के अधीन बलवान होते थे। तथाकथित बलवान कुली के रूप में शारीरिक श्रम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये कई तरह के होते थे, जैसे द्वारपाल बलवान, हंडाधारी बलवान, पर्वत रक्षक बलवान या यहाँ तक कि पर्वत धारण करने वाले बलवान और समुद्र सवार बलवान। उनके अलग अलग मिशन, अलग अलग नाम और स्वाभाविक रूप से शक्ति के अलग अलग स्तर थे। किंवदंतियों के अनुसार बलवान आमतौर पर जीवित प्राणी नहीं होते थे। वे साधारण बुद्धि वाले सेवक होते थे जिन्हें कुछ महाशक्तियों ने बनाया था। लेकिन निश्चित रूप से कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञ भी होते थे जो कुछ महाशक्तियों की सेवा करते थे और स्वेच्छा से बलवान की उपाधि धारण करते थे। ऐसा भी हुआ।
हालांकि ऐसे साधारण और अत्यधिक संख्या में बलवान वास्तव में जीवित प्राणी नहीं थे। मार डालो, मार डालो। सैकड़ों क्रूर हथियारबंद बलवान हवा की तरह आगे बढ़े, धुंध भरी जमीन पर दौड़ते हुए निंग की ओर बढ़े। उन्होंने मार डालो के लिए शैतानी शब्द का गरजना शुरू किया और उनकी क्रूर त्रिगुण आंखें निंग पर टिकी थीं। वे इतनी तेजी से आगे बढ़े कि पलक झपकते ही वे निंग के पास पहुंच गए, जो 300 मीटर दूर था। मर जाओ। बारिश का पानी धीरे धीरे गिरने लगा और सैकड़ों वर्ग मीटर का क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया। बारिश का पानी तुरंत चाकुओं जैसा तेज हो गया, मानो हजारों चाकुओं की एक श्रृंखला उन बलवानों पर टूट पड़ी। दाव की गहनता को अपने भीतर समेटे बारिश के पानी में अद्भुत शक्ति समाई हुई थी। सभी बलवानों ने भयंकर चीखें निकाली, लेकिन वे टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर कोहरे में बदल गए, जो फिर से आकाश में विलीन हो गया। दूर दूर से अनेक शक्तिशाली लोग आते रहे, पहले से भी अधिक संख्या में। मार डालो। निंग जरा भी नहीं हिचकिचाया। अपने वर्षा जल को नियंत्रित करते हुए उसने उन बलवानों पर हमला करना शुरू कर दिया। वर्षा जल तलवार क्षेत्र एक दाव क्षेत्र था और दाव के बारे में उसकी प्राप्त अंतर्दृष्टि पर आधारित था। जहाँ तक वर्षा जल का प्रश्न है, वह स्वयं विश्व की ऊर्जा से बना था। इन्हें भी की शोधक तकनीक नहीं माना जा सकता था। अरे, निंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। ताकतवर लोग और भी ज्यादा ताकतवर और तेज होते जा रहे हैं। उनके शरीर भी मजबूत होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी कुल्हाड़ी और हथौड़े की तकनीक भी ताकतवर होती जा रही है। अपने रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन के जरिए उन्हें मारना उसके लिए साफ तौर पर थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। उदास धूसर अंतरिक्ष का ये क्षेत्र लगातार बलवानों का निर्माण कर रहा था। निंग अपने वर्षा जल तलवार क्षेत्र पर भरोसा करके उनका बड़े पैमाने पर नरसंहार करने में सक्षम था और इसलिए वह उन्हें बहुत जल्दी मार डालता था। केवल 5 सांसों के लिए आवश्यक समय में निंग हजारों बलवानों के 10 से ज्यादा चक्रों को समाप्त करने में सक्षम था। / वर्षा का पानी लगातार कटता रहा, बलवानों के मांसल शरीरों पर निशान छोड़ता रहा, लेकिन अब उन्हें मार नहीं पा रहा था। अब वर्षा जल तलवार क्षेत्र पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। निंग की आंखों में एक प्रचंड प्रकाश चमक उठा। सबसे पहले उसने आसपास के वर्षा जल को जलज्वाला कमल की घूमती पंखुड़ियों में संघनित किया और आग और पानी की इन विशाल पंखुड़ियों का उपयोग करके उसने बलवानों को बेतहाशा कुचलना और पीसना शुरू कर दिया। बलवानों ने रोकने और चकमा देने के लिए अपने हथियारों का सहारा लिया, लेकिन अंत में कुछ फिर भी मारे गए। स्विश 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 9 तलवारें आसमान को चीरती हुई चमक उठीं। ये वही 9 तलवारें थीं जिन्हें निंग अपनी दिव्य इच्छा से नियंत्रित करता था। निंग के नियंत्रण में इन सभी ने निंग के सबसे शक्तिशाली तलवार प्रहार को छोड़ दिया। रेन लाइन। निंग ने पहले सिर्फ 9 तलवारें इसलिए चुनी थीं क्योंकि वह अपने सबसे शक्तिशाली तलवार प्रहारों को छोड़ना चाहता था। निंग की दिव्य इच्छा उनमें से ज्यादातर को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। कट कट कट, ये सब्जियां काटने जैसा था। दैवीय इच्छा शक्ति ने तलवारों को केवल जिफु सिद्ध शक्ति के प्रारंभिक चरण में नियंत्रित किया था, लेकिन वर्षा जल तलवार क्षेत्र की शक्ति के तहत प्रहारों की शक्ति अद्भुत थी। तलवार की रोशनी हर जगह फैल गई और कई योद्धा 2 हिस्सों में कटकर धुंध में विलीन हो गए। अपने वर्षा जल तलवार क्षेत्र, जलज्वाला कमलों और दैवीय इच्छा से नियंत्रित तलवारों पर भरोसा करके निंग अद्भुत गति से बलवानों का वध करने में सक्षम था। ट्रेसलेस टेलिस्मैन का उपयोग करके सर्पेंटविंग झील तक टेलीपोर्ट करने और फिर पानी के नीचे के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद निंग ने जो समय बिताया था वह वास्तव में बहुत कम था। उसने केवल विशाल पीले भालू के साथ बातचीत में थोड़ा अतिरिक्त समय बिताया, लेकिन वह चाय की केतली उबालने में लगने वाले समय से भी बहुत दूर था। जब निंग दिव्य क्षमता हॉल में ताकतवर लोगों के खिलाफ एक जंगली लड़ाई में शामिल था। ऑक्सहॉर्न पर्वत, पहाड़ के आधे रास्ते पर। यिचुआन, इस मिशन में तुम्हें सावधान रहना होगा। G9 फायर ने जी यिचुआन की ओर देखा। जितना हो सके उतना विलंब करो। हम 5 ही बचे हैं, लेकिन हमें लगभग 2 दिन और विलंब करने की कोशिश करनी होगी। हालांकि तुम बीमार हो, फिर भी जितना हो सके विलंब करो। मैं समझ गया। यिचुआन ने सिर हिलाया। उसने अपने बगल में खड़े व्हाइट वाटर हाउंड की ओर देखा, जिसने अपने सिर से यिचुआन को धीरे से धक्का दिया, जो साफ तौर पर उससे अलग होने को तैयार नहीं था। छोटा व्हाइट। यिचुआन ने व्हाइट वाटर हाउंड के सिर पर धीरे से हाथ फेरा। यिचुआन के माता पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। उसके दिल में 3 सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते थे: उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसका आजीवन भाई लिटिल व्हाइट। लिटिल व्हाइट जितना समय उसके साथ रहा था, उसकी पत्नी और बेटे के साथ बिताए समय से कहीं ज्यादा था। सिर्फ लिटिल व्हाइट ही हमेशा उसके साथ रहा था। उन्होंने साथ मिलकर साहसिक कार्य किए थे और मौत सामने होने के बावजूद दोनों में से कोई भी जरा भी पीछे नहीं हटा। मैं अब जा रहा हूँ। यिचुआन ने अपना सिर नीचे किया और व्हाइट वाटर हाउंड के माथे पर धीरे से चुंबन किया। व्हाइट वाटर हाउंड की आंखें नम हो गईं। जहां तक यिचुआन का सवाल है, उसने अपना सिर घुमाया और उस गलियारे में दौड़ पड़ा जो अभी अभी निचले कोहरे में खुला था। व्हाइट वाटर हाउंड यिचुआन को कोहरे में ले गया। वह सचमुच यिचुआन के साथ जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही यिचुआन अपनी निषिद्ध तकनीकों का प्रयोग करता, उसकी शक्ति तुरंत बढ़ जाती। इसके अलावा नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन के सहयोग से उसकी शक्ति सचमुच अद्भुत हो जाती। जहां तक व्हाइट वाटर हाउंड का सवाल है, चूंकि वह केवल एक शीर्ष सियांटियन आत्मा जानवर था, वह एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं होगा। वह अच्छी तरह जानता था कि वह सिर्फ बोझ बनेगा। ये खतरनाक होगा। वह फिर भी जाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि उसका सबसे प्रिय, महत्वपूर्ण बड़ा भाई जी यिचुआन शायद मरने वाला है। वह कैसे न जा सकता था? व्हाइट वाटर हाउंड 9 फायर बोला।
व्हाइट वाटर हाउंड ने कुलपति नाइन फायर की ओर मुड़कर देखा। मेरे जी कबीले के यहाँ केवल 5 सदस्य बचे हैं। हम केवल नेदरवम हेवनलॉक संरचना को ही बनाए रख पाएंगे। नाइन फायर ने कहा। यिचुआन के मरने के बाद केवल 4 ही बचेंगे और नेदरवम हेवनलॉक संरचना अपनी चरम शक्ति पर नहीं रहेगी। मेरे पास यहाँ द्रवीकृत तात्विक सार का एक अंश है जिसका उपयोग करके आप सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप जिफू स्तर के डायर मॉन्स्टर बनने में सफल हो जाते हैं तो यिचुआन के मरने के बाद आप उसकी जगह ले सकते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी भव्य सीलिंग संरचना से बचकर नहीं निकल सकता था। भले ही वे मर जाएं, उन्हें अपनी मृत्यु को और अधिक शानदार बनाना था। वूफ। व्हाइट वाटर हाउंड ने धीरे से सिर हिलाया, फिर अपना मुंह खोला और जेड फ्लास्क ले लिया। दरअसल निंग ने तरल तत्व सार का 1/3 हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था, जिससे जिफू शिष्य तक पहुंच गया और अपने जिफू को एक प्रारंभिक शिष्य के रूप में स्थापित कर दिया। निंग ने तरल तत्व सार की बची हुई मात्रा को बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसे कुलपति के लिए छोड़ दिया। व्हाइट वाटर हाउंड की आंखें उम्मीद से भरी थीं। वह एक बार फिर अपने मालिक की मदद करना चाहता था, अपने बड़े भाई की मदद करना चाहता था। वह इंसान जो पूरी दुनिया में उसके सबसे करीब था। पानी के नीचे की संपत्ति। दिव्य क्षमता हॉल के बाहर बूढ़ा काला बैल और विशाल पीला भालू मौजूद थे। हाय, विशाल पीले भालू ने आह भरी। बड़े भाई, यह क्या है? बूढ़े काले बैल ने जल्दी से कहा। यह वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। विशाल पीले भालू ने आह भरी। मैंने यहाँ अनगिनत वर्षों तक प्रतीक्षा की है। ये जिनिंग एकमात्र व्यक्ति है जिससे मेरी मुलाकात हुई है, जिसके पास वास्तव में उस दिव्य क्षमता को प्राप्त करने का अवसर है जो गुरु ने पीछे छोड़ी थी। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि वह अपनी दिव्य इच्छा शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है, और दाव क्षेत्र में दाव की उसकी समझ भी काफी गहरी है। अपने वर्षा जल तलवार क्षेत्र पर भरोसा करके और दिव्य इच्छा शक्ति का उपयोग करके वह अनगिनत बलवानों का वध और नरसंहार करता रहा है। लेकिन अब जब बलवान और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं तो उसके लिए यह और भी कठिन होता जा रहा है। हालांकि वह स्वयं भी युद्ध के लिए 2 तलवारों का उपयोग करता है, फिर भी उसे ये काफी कठिन लगता है। अगर वह 5 साल और इंतजार करता तो उसका 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख शायद 8वें या 9वें चरण तक पहुंच जाता। ये देखते हुए कि वह कितनी जल्दी दाव की समझ हासिल कर लेता है, 5 सालों में वह इस मामले में भी आश्चर्यजनक सुधार कर चुका होगा। उसका दिव्य शरीर और भी मजबूत होगा और दाव के बारे में उसकी अंतर्दृष्टि और भी गहरी होगी। तब तक वह निश्चित रूप से उस दिव्य क्षमता को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा जो गुरु ने पीछे छोड़ी थी। कितना अफसोस, कितना अफसोस। विशाल पीले भालू ने आह भरी। तो फिर वो, बूढ़े काले बैल ने चिंतित होकर कहा। उसकी मारने की गति बहुत तेज है। चाय बनाने में लगने वाले समय में उसने हजारों बलवानों को मार डाला, लेकिन मैं उसकी ताकत देखकर कह सकता हूँ कि उसके लिए तीसरी दिव्य क्षमता हासिल करना भी मुश्किल होगा। विशाल पीले भालू ने अपना सिर हिलाया। जहाँ तक पहली दिव्य क्षमता की बात है, वह तो अथाह दूर है। कितना अफसोस, कितना अफसोस। अगर वह 5 साल और इंतजार करता। हाँ, लेकिन वह 5 साल और इंतजार करने को तैयार नहीं था। बूढ़े काले बैल ने भी आह भरी। पुस्तक 6, अध्याय 30, व्हाइट वाटर हाउंड का रूपांतरण। एक के बाद एक बलवान उस धूसर धुंधले शून्य में से लगातार निकल रहे थे। ये सभी बलवान अतुलनीय रूप से क्रूर और निडर थे, अपने युद्ध हथौड़ों, भालों, कुल्हाड़ियों और अन्य हथियारों से लैस। वे उस प्राचीन फिंगोड शब्द का उच्चारण करते हुए आगे बढ़े जिसका अर्थ है मारना। बारिश पर्दों की चादरों की तरह बरस रही थी। पानी की दीवारों की एक परत इन ताकतवरों के बीच से गुजर रही थी। वर्षा जल तलवार क्षेत्र का वर्षा जल अब इन ताकतवरों को मारने में सक्षम नहीं था। जी निंग बस इतना कर सकती थी कि वर्षा जल का इस्तेमाल करके उन्हें जितना हो सके धीमा कर दे। काटो, काटो, छेदो। आकाश में 9 तलवारें नाच रही थीं। कुछ बलवानों के सिर छिद जाने से उनकी मृत्यु हो गई, कुछ की मृत्यु 2 भागों में बट जाने से हुई और कुछ की मृत्यु सिर कटने से हुई। तुम सब मर जाओ। निंग अपने हाथों में 2 तलवारें लिए अपनी दिव्य क्षमता विंडविंग इवेशन का प्रदर्शन कर रहा था, जबकि उसकी पीठ पर क्रिम्सन ब्राइट दिव्य शक्ति से निर्मित पंखों का एक जोड़ा प्रकट हुआ था। यही विंडविंग इवेशन का असली रूप था। मूल रूप से युची कबीला इस तथ्य को छिपाना चाहता था कि उनके कबीले में एक दिव्य क्षमता है, और इसलिए उन्होंने अपने वंशजों को आदेश दिया था कि वे इस तकनीक का प्रयोग करते समय हमेशा पंख प्रकार के जादुई खजानों का उपयोग करें। एक सच्ची दिव्य क्षमता को जादुई खजाने की सहायता की आवश्यकता कैसे हो सकती है? स्वूश। निंग एक भूत की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक अकेली पंक्ति में भीड़ के बीच से गुजर रहा था, और जहां भी वह गुजरता था उसके हाथों में 2 तलवारें उसके साथ चलती थीं, जो 2 चमकती तलवारों में बदल जाती थीं। वार। बलवानों की 2 पंक्तियां तुरंत 2 टुकड़ों में कट गईं। वे मर गए और फिर धुंध में विलीन हो गए। मार डालो। निंग ने अपनी तलवारें घुमाईं और जहां भी उसने वार किया बलवान गिर पड़े और नष्ट हो गए। मुश्किल है, मुश्किल बढ़ने लगी है। जी निंग के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए थे। वर्षा जल तलवार क्षेत्र और जलज्वाला कमल अब उन्हें मारने में असमर्थ हैं। मुझे उन 9 तलवारों पर निर्भर रहना होगा जिन्हें मैं अपनी दिव्य इच्छा से नियंत्रित कर रहा हूँ, और हर एक तलवार एक बार में उनमें से केवल एक को ही मार सकती है। शुरुआत में दिव्य इंद्रियों से नियंत्रित हुए 9 तलवारें एक साथ कई बलवानों को मार गिराने में सक्षम थीं, लेकिन अब स्पष्ट रूप से हर एक तलवार को एक ही बलवान पर केंद्रित होना था। केवल वे 2 तलवारें जो वह स्वयं चलाता था एक साथ कई शत्रुओं को मार गिराने में सक्षम थीं। बलवान मरते रहे, लेकिन धूसर धुंधले शून्य में लगातार और भी बलवान पैदा होते रहे।
नवजात बलवानों की आभा और भी ज्यादा क्रूर थी और उनकी शक्ति और भी ज्यादा थी। काट 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 9 उड़ती तलवारों ने दहाड़ते हुए बलवानों पर घाव छोड़ दिए, लेकिन वे निंग की ओर बढ़ते रहे। आखिरकार बात यहीं तक पहुंच ही गई। आखिरकार वह क्षण आ ही गया। इन नवजात बलवानों को अब केवल ईश्वरीय इच्छा से संचालित तलवारों से नहीं मारा जा सकता। निंग ने दांत पीसते हुए, बार बार खुद को प्रकाश की एक किरण में बदलते हुए, अपने हाथों में तलवारें गर्जना करते हुए बलवानों के झुंड को चीरती हुई निकल पड़ी। अब केवल उसकी धारदार तलवारें ही इन बलवानों को मार सकती थीं। आखिरकार ईश्वरीय इच्छा से नियंत्रित तलवारों की शक्ति तो शुरुआती जिफू स्तर पर ही थी, लेकिन एक फेंट गॉड रिफाइनर के रूप में निंग की शारीरिक शक्ति जिफू के अंतिम स्तर पर थी। 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख की बदौलत वह अपनी अपेक्षा से 2 स्तर ऊपर था, और इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि उसके द्वारा स्वयं चलाई जाने वाली 2 तेज तलवारें ज्यादा शक्तिशाली होंगी। मार डालो। निंग ने अपनी पूरी ताकत से मारना जारी रखा, और दिव्य क्षमता हॉल के बाहर विशाल पीला भालू ठीक से देख सकता था कि अंदर क्या चल रहा था। ये उसके आखिरी मौत के संघर्ष हैं। विशाल पीले भालू ने आह भरी। जी निंग हार मानने वाला है। हार मान लो, बूढ़े काले बैल ने पूछा। क्या वह तीसरी दिव्य क्षमता प्राप्त कर पाएगा? विशाल पीले भालू ने अपना सिर हिलाया। वह अभी भी थोड़ा कमजोर है। उसका वर्तमान वर्षा जल तलवार क्षेत्र और उसकी दिव्य इच्छाशक्ति अब पूरी तरह से बेकार हैं। वह मारने के लिए केवल अपने हाथों में मौजूद 2 तलवारों पर ही निर्भर रह सकता है। उसकी तलवारबाजी की तकनीक असाधारण है, खासकर ये देखते हुए कि उसकी दोहरी तलवारें एक दूसरे को मजबूत कर सकती हैं, और इस तरह वह थोड़ी देर और टिक पाएगा। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि वह तीसरी दिव्य क्षमता सफलतापूर्वक हासिल कर पाएगा या नहीं। हाय, बूढ़ा काला बैल भी हार मान गया। वह जल्द ही बाहर आ जाएगा। विशाल पीले भालू ने सिर हिलाया। कितना अफसोस है, उसे सचमुच गुरु की दिव्य क्षमता प्राप्त करने का मौका मिला था। ऑक्सहॉर्न पर्वत, पहाड़ के आधे रास्ते पर G9 फायर उस भव्य संरचना में चल रही हर गतिविधि को भांप रहा था। उसका ध्यान इस समय 2 चीजों पर था। पहली थी स्नोड्रैगन पर्वत की सेनाओं पर जी यिचुआन का गुप्त हमला, और दूसरी थी व्हाइट वाटर हाउंड की सफलता। यिचुआन सचमुच बुद्धिमान है। 9 फायर की आंखों में खुशी थी, लेकिन हंसी में एक दुख भी छिपा था। उसकी स्वाभाविक प्रतिभा ट्रूकीप से कहीं ज्यादा है। पहले जब वह डार्क नॉर्थ सीज में घूमने गया था, तब वह पहले से ही मध्य जिफू अवस्था में था। अगर वापसी के रास्ते में उसे वह विपत्ति न झेलनी पड़ी होती, तो शायद अब तक वह चरम जिफू अवस्था के करीब पहुंच चुका होता। यदि जी निंग जैसा राक्षस प्रकट न हुआ होता, तो यिचुआन को निश्चित रूप से जी वंश का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता। ये लड़ाई यिचुआन के जीवन की अंतिम लड़ाई होगी। 9 फायर ने यिचुआन के अंतिम, सबसे गौरवशाली क्षण को देखा, लेकिन अचानक उसके आसपास एक शक्तिशाली, रहस्यमय आभा प्रकट हुई, लेकिन जल्द ही वह आभा लुप्त हो गई। व्हाइट वाटर हाउंड। 9 फायर की आंखों में आश्चर्य और खुशी का भाव उभर आया। उसने सफलता हासिल कर ली। उसने कर दिखाया। व्हाइट वाटर हाउंड एक गॉड बीस्ट था जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। यिचुआन ने 9 फायर को पहले बताया था कि उसका ये भाई व्हाइट वाटर हाउंड बहुत ही उच्च स्तर की समझ रखता था, और इस मामले में जिफू के स्तर को बहुत पहले ही पार कर चुका था। बस एक गॉड बीस्ट होने के नाते उसे आगे बढ़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी, वह काफी ज्यादा थी। इसलिए 9 फायर ने व्हाइट वाटर हाउंड को एक दांव पर जेड बोतल दे दी थी। किसने सोचा था कि वह सचमुच सफल होगा? आ रहा हूँ। 9 फायर ने सिर घुमाकर देखा। एक सफेद वस्त्र पहने आदमी वहां आया। उसके लंबे, बर्फ जैसे सफेद बाल कमर तक लटक रहे थे। उसका चेहरा यिचुआन से बिल्कुल मिलता जुलता था, लेकिन उसकी आंखों में दया की एक झलक थी। अगर यिचुआन को 10,000 सालों से मौजूद एक हिम्मत कहा जाए, तो यह आदमी बसंत की हवा जैसा था जो गर्मी का एहसास लेकर आता था। व्हाइट वाटर हाउंड। 9 फायर ने सफेद वस्त्र पहने उस आदमी को आश्चर्य से पुकारते हुए देखा। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि उसके सामने खड़ा यह आदमी गॉड बीस्ट, व्हाइट वाटर हाउंड का मानव रूपांतर था। बस उसे व्हाइट वाटर हाउंड के रूप पर आश्चर्य हुआ। ये समझना जरूरी है कि किसी का रूप उसके हृदय से उपजा होता है। कुछ डायर मॉन्स्टर्स ने रूपांतरित होने के बाद जो रूप धारण किया, वह पूरी तरह से उनकी अपनी पसंद पर आधारित नहीं था। रूपांतरित होने के बाद उनका रूप उनके नियंत्रण में नहीं था। सब कुछ उनके दिल से तय होता था। कुछ राक्षस मानव रूप में ठंडे और भयावह लगते थे, कुछ अत्याचारी और दबंग लगते थे, कुछ बदसूरत और टेढ़े मेढ़े दिखते थे, तो कुछ शैतानी और मोहक। सब कुछ उनके दिल से तय होता था। उसका रूप यिचुआन से काफी मिलता जुलता है। जो लोग उसे नहीं जानते, वे उसे यिचुआन का भाई समझ सकते हैं। इससे पता चलता है कि यिचुआन उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। 9 फायर ने मन ही मन बुदबुदाया। इसके अलावा उसमें उस गंदी, बुरी आभा का जरा भी संकेत नहीं है जो आमतौर पर राक्षसों के माथे से निकलती है। इसके विपरीत वह एक शांत आभा बिखेरता है। वह दूसरों को ऐसा महसूस कराता है मानो वे बसंत की नम हवा का सामना कर रहे हों। ऐसा लगता है कि इस व्हाइट वाटर हाउंड का दाव हृदय असाधारण है। इस प्रकार का देव जानवर व्हाइट वाटर हाउंड अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था और बहुत दयालु भी। किंवदंती के अनुसार उनमें आदिम दानव देवता व्हाइट माश के वंश का संकेत था। देव जानवरों में आमतौर पर अपनी अनूठी जन्मजात दिव्य क्षमताएं होती थीं। उदाहरण के लिए नीला स्काईस्नैक शून्य झपकी तकनीक में सक्षम था। जहां तक व्हाइट वाटर हाउंड की बात है, हालांकि उसके पास कोई विशेष जन्मजात क्षमताएं नहीं थीं, लेकिन उसकी जन्मजात विशेषताएं उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता थीं। कुलपति व्हाइट वाटर हाउंड ने 9 फायर की ओर देखा। व्हाइट वाटर हाउंड
नाइन फायर ने कहा। सब कहते हैं कि व्हाइट वाटर हाउंड अतुलनीय रूप से बुद्धिमान होते हैं। हमारा जी कबीला इस समय एक बड़ी विपत्ति का सामना कर रहा है। क्या आप कुछ कर सकते हैं? हालांकि इस प्रकार के गॉड बीस्ट व्हाइट वाटर हाउंड्स बेहद आम थे, लेकिन बहुत कम ही जिफू स्तर तक पहुंच पाते थे। ये पहली बार था जब नाइन फायर ने ऐसा देखा था। इस विशाल सीलिंग संरचना में बंद होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाइट वाटर हाउंड ने धीरे से अपना सिर हिलाया। लड़ना ही एकमात्र विकल्प है। नाइन फायर ने फिर पूछा, तुम किसमें कुशल हो? मुझे संरचनाओं का विश्लेषण करना पसंद है, व्हाइट वाटर हाउंड ने धीरे से कहा। बड़े भाई यिचुआन ने पहले मुझे संरचनाओं पर कुछ किताबें इकट्ठा करने में मदद की थी। बड़ी बहन स्नो ने भी मुझे संरचनाओं पर कुछ किताबें उपहार में दी। मैं आमतौर पर संरचनाओं का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और मैंने उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। नाइन फायर थोड़ा निराश हुआ। फॉर्मेशन जी कबीले ने नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन की स्थापना की थी। अगर व्हाइट वाटर हाउंड फॉर्मेशन में कुशल भी होता तो भी उसका क्या फायदा? मेरे पास कुछ अनरैंक्ड फॉर्मेशन फ्लैग भी हैं जिनका इस्तेमाल मैंने पहले फॉर्मेशन बनाते समय किया था, व्हाइट वाटर हाउंड ने कहा। इन फॉर्मेशन फ्लैग का इस्तेमाल करके और उन्हें स्नोड्रैगन माउंटेन की सेनाओं के इर्द गिर्द स्थापित करके मैं स्थानीय एलिमेंटल पल्स और ले लाइनों को और ज्यादा जटिल बना पाऊंगा, जिससे नोंग जिदाओ के लिए उनका विश्लेषण करना और उन्हें भेदना मुश्किल हो जाएगा। क्या? नाइन फायर चौंक गई। तुम नाइन फायर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। एक शौकिया शायद व्हाइट वाटर हाउंड के शब्दों का मतलब न समझ पाए, लेकिन नाइन फायर एक संरचना विशेषज्ञ भी थी। ये समझना जरूरी है कि अलग अलग संरचनाओं में दुनिया की ऊर्जा को सक्रिय करने के अलग अलग तरीके थे। उनके अलग अलग स्तर और तरीके थे। उदाहरण के लिए, हालांकि नेदरवाइम हेवनलॉक संरचना और भ्रामक काले कोहरे का ब्रह्मकारी संरचना आपस में जुड़ने में सक्षम थे, लेकिन जब विश्लेषण में समय लगा तो काला भ्रामक कोहरा संरचना नोंग जिदाओ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। दोनों संरचनाओं में विश्व की शक्ति का उपयोग करने के अलग अलग तंत्र थे। स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए इसका मतलब था कि एक संरचना को विश्व की प्राकृतिक ऊर्जा को इस तरह निर्देशित करना होगा जो अधोलोक कोहरे के समान हो और एक हो जाने की हद तक। ऐसा करने की कठिनाई अधोलोक कोहरे की संरचना को तोड़ने से कम नहीं थी। नाइन फायर ने व्हाइट वाटर हाउंड को स्तब्ध होकर देखा, फिर पूरे उत्साह से कहा, अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो नीचे के कोहरे को तोड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। शायद हम 2 दिन और रुक पाएंगे। व्हाइट वाटर हाउंड की नजर दूर चली गई। जिस तेजी से नोंग जिदाओ ने ड्रैगन क्लॉ फॉर्मेशन के आसपास की अधो ऊर्जा को परास्त किया है, मेरे प्रभाव के बावजूद अगर हम 2 दिन और देरी कर पाएं तो हम भाग्यशाली होंगे। मेरे पास कुछ अतिरिक्त संरचना ध्वज हैं। क्या तुम्हें उनकी जरूरत होगी? नाइन फायर ने जल्दी से कहा। मैं इनका इस्तेमाल सिर्फ स्थानीय तात्विक ऊर्जा ले लाइन्स को प्रभावित करने के लिए कर रहा हूँ, युद्ध में शामिल होने के लिए नहीं। ये अनरैंक्ड संरचना ध्वज पर्याप्त हैं, व्हाइट वाटर हाउंड ने कहा। इसके अलावा मैंने इन अनरैंक्ड संरचना ध्वजों के साथ काफी समय अभ्यास किया है। मैं इनसे अच्छी तरह परिचित हूँ। ठीक है, जल्दी करो और जाओ, नाइन फायर ने उत्साह से कहा। मनुष्य के आकार का व्हाइट वाटर हाउंड उस गलियारे की ओर चला जो नीचे के कोहरे में दिखाई दिया था, और फिर उसका शरीर धुंध में बदल गया जो गॉड बीस्ट व्हाइट वाटर हाउंड में बदल गया। आमतौर पर राक्षस अपने मूल रूप के ज्यादा आदी होते हैं। दुर्जेय। नाइन फायर की आंखों में उत्साह था। सब कहते हैं कि व्हाइट वाटर हाउंड अपनी प्रसिद्धि के लिए प्रसिद्ध गॉड बीस्ट हैं। किसने सोचा होगा कि वे संरचनाओं का विश्लेषण करने में भी इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं? छोटा सफेद यिचुआन हाथ में एक दाव सील पकड़े हुए था, लेकिन वह चकित होकर देखता रह गया क्योंकि एक बर्फीला सफेद शिकारी कुत्ता उसके बगल में प्रकट हुआ। ये बर्फीला सफेद शिकारी कुत्ता जल्दी ही एक सफेद वस्त्र पहने सफेद बालों वाले आदमी में बदल गया। तुमने सफलता हासिल कर ली। यिचुआन हैरान भी था और खुश भी। उसने उस आदमी को घूरा जो दिखने में उससे बिल्कुल मिलता जुलता था, फिर भी उसकी आभा उससे कहीं ज्यादा कोमल और सौम्य थी। यिचुआन को अपने दिल की गहराइयों से एक गहरा लगाव महसूस हुआ, क्योंकि वह उसका भाई था, उसका आजीवन दोस्त। व्हाइट वाटर हाउंड ने यिचुआन की ओर देखा, उसकी आंखों में नमी थी। बड़े भाई, यह आखिरी लड़ाई होगी जो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। इस लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, ठीक है? यिचुआन ने व्हाइट वाटर हाउंड के कंधों पर हाथ रखा, अपनी आंखों से आंसू भी नहीं रोक पाया। चलो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें। व्हाइट वाटर हाउंड हंसा, अपने बड़े भाई के साथ आखिरी बार मौत से लड़ने के लिए। बस इतना ही काफी था। पानी के नीचे स्थित संपत्ति के दिव्य क्षमता हॉल के भीतर, उस धूसर धुंधले शून्य के भीतर खून की फुहारें बाहर की ओर। इस जगह सिर्फ जी निंग ही खून बहाएगा। ये बलवान मारे जाने पर धुंध में बदल जाएंगे। निंग ने अपनी दोनों तलवारें कस लीं और पूरी ताकत से लड़ना जारी रखा। उन्होंने एक बलवान के हथौड़े के वार को रोका और फिर आगे की ओर वार किया, मोटे बलवान की खोपड़ी को भेदते हुए। हथौड़ा चलाने वाला युद्ध कवचधारी मोटा बलवान धुंध में बिखर गया। मार डालो, मार डालो। निंग की आंखें आग से भरी थीं, जिद की आग। लेकिन ताकतवर लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे और उनमें से हर कोई ताकत में डोंग जिकी से कम नहीं था। निंग अब एक बार में केवल एक ही ताकतवर को मार पा रहा था, और जैसे जैसे वे लगातार आगे बढ़ते गए, उस पर हमले करते गए, निंग उनके ज्वार में कुचलने ही वाला था।